क्लबिंग ऑफ इनकम से कुछ होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को? था ना एक क्वेश्चन होमवर्क में? क्लबिंग ऑफ इनकम से क्वेश्चन था होमवर्क में? है ना? ओके, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, क्लबिंग ऑफ इनकम का जो मैंने दिया था आप लोगों को। बट बिफोर दैट आज ना एक पूरा आज आप लोगों का मतलब जितना सारा चैप्टर्स है, स्पेशली सारा का सारा चैप्टर्स का एक तरह का गो थ्रू हो जाएगा, बिकॉज आज टोटल इनकम सॉल्व करना है। आज एक कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब जितना सारा हेड्स है, मैक्सिमम जो जो प्रोविजंस हो सकते हैं इनकम टैक्स में, आज कोशिश करेंगे कुछ सभी तरह का प्रोविजंस को यूज करके कंप्लीट सम्स, मतलब एक इनकम टैक्स का टोटल कैलकुलेशंस जो है उसको आज सीखना है। मतलब सीख भी लेंगे और रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि टोटल इनकम का बात होगा तो यहाँ पर हम लोग अदर सोर्स, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड सैलरी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑल्सो, इतना सारा, उसके साथ डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, इसका भी कुछ होगा तो वो भी देख लेंगे। तो सारा का सारा एक ओवरऑल कंप्यूटेशंस होगा आज, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद धीरे धीरे कुछ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में भी कुछ पॉइंट्स होगा तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। बट बिफोर दैट सबसे पहले ना आपको मैं पूरा का पूरा एक सिस्टम बताऊंगा कि आपको हमेशा जब भी आप टोटल इनकम कंप्यूटेशंस करने के लिए रेडी हो जाओ, चाहे आप एग्जाम के लिए करो, चाहे आप रियल लाइफ क्लाइंट के लिए करो, आप क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए उसका पूरा का पूरा प्रोफार्मा एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि एक जब आप टोटल इनकम को कंप्यूट करो ऑन दैट टाइम, तो क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको मैं नोट शेयर कर लूंगा तो आप उसको अलग से अपने हिसाब से नोट डाउन भी करके रख लेना। तो एक बार देख लो, हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ कि इनकम टैक्स का टोटल इनकम करने के लिए आपको क्या क्या करना है, फिर सम्स करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, स्क्रीन शो हुआ है कि नहीं? हो गया। ओके, जस्ट अ मिनट। अब एक चीज यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो जब भी हम लोग टोटल इनकम कंप्यूट करें, आप लोग ये सब चीज जानते हो सारा का सारा, यू ऑल नो, बस मुझे आपको थोड़ा रिकॉल कराना है कि आपको क्या क्या करना होता है। जैसे अगर आप देखो ध्यान से कि इनकम टैक्स इज लेवाइड ऑन एन एसएस टोटल इनकम, ये तो आप लोग जानते ही हो कि जो एसएससी होते हैं, मतलब जिनका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है असेसमेंट ईयर में, जैसे करेंटली 1920 इज योर प्रीवियस ईयर, है ना, एंड 20 एंड 21 ये आपका असेसमेंट ईयर, यही तो चल रहा है ना। तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये आपका असेसमेंट ईयर है, और जिसका कैलकुलेशंस असेसमेंट ईयर में ही होता है, जिसका कैलकुलेशंस होते हैं उसको एसएससी कहा जाता है। वेरी सिंपल पॉइंट। तो पॉइंट क्या है, चलो ध्यान देते हैं पॉइंट में कि income is levied on assess's total income has to be computed as per the provisions contained in the Income Tax Act 1961। तो जो भी आप कंप्यूट करोगे वो एज पर कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। द फॉलोइंग स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स आपको देखना है। फर्स्ट स्टेप 1, सबसे पहले तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करो, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ऐसा क्वेश्चंस पूछते भी है, या आपको कंप्लीट सम्स में पहले रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको हेड्स ऑफ इनकम में आना पड़ेगा, आफ्टर द डिडक्शंस वगैरह कुछ होगा तो उसको देखना पड़ेगा, एंड फिर जाके आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डायरेक्ट भी पूछते हैं, और ऐसे भी हो सकता है कि आपको कंप्लीट सम्स में ही रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ ले। आज कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके मन में जो है वो भी क्लियर हो जाए। तो रेसिडेंट तो आप लोग जानते हो कि रेसिडेंट दो तरह का होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग ROR कहते हैं, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग RNOR कहते हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत है। और एक होता है कि नॉन रेसिडेंट। तो रेसिडेंट इज टू टाइप्स ऑफ, एंड नॉन रेसिडेंट अलग से और एक बनता है। तो या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। रूल्स तो आपको याद ही है, अगर नहीं याद है तो आज रिकॉल हो जाएगा, डोंट वरी। स्टेप 2, फिर जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस आपने कैलकुलेट कर लिया, किसका,
एसएससी का। किसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करोगे? एसएससी का। सेकेंड स्टेप क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स। आपको फिर क्या करना है? 5 जो हेड्स ऑफ इनकम है, उस 5 हेड्स ऑफ इनकम का क्लासिफाई करना है। मतलब जो जो हेड से वो इनकम करता है, जो जो हेड से एसएससी इनकम कर सकता है, वो सारा का सारा हेड आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके हिसाब से आपको उसका इनकम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, दैट इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, और सबसे ट्रिकी पार्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज सबसे लेंदी भी है और सबसे डिटेल्स वाला पार्ट है। मतलब यहाँ पर 5 स्टेप पे खत्म होते हैं, बट क्या इन रियलिटी में 5 स्टेप में खत्म होना पॉसिबल है? एकदम नहीं है। उसमें आपको इतना बड़ा बड़ा चैप्टर जो करना पड़ा। तो स्टेप 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स, उसमें आपको सैलरी कैलकुलेट करना होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, विशाल, मौसमी, प्रिया, सबको बोलूंगा मैं कि एक चीज हमेशा याद रखना रोशनी की, सैलरी मतलब जब भी आप कंप्यूटेशंस करोगे ना, तो ऑलवेज ट्राई कि आप ये ऑर्डर मेंटेन करो। ठीक है, इट्स वेरी गुड, मतलब ये अच्छा होता है। जैसे अगर सैलरी इनकम है ना, तो उसको पहले दो। ठीक है, फिर आप इनकम हाउस प्रॉपर्टी दो, फिर प्रॉफिट एंड गेन्स दो, फिर कैपिटल गेन के बारे में बोलो, एंड लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दो। तो ये एज पर प्रैक्टिस है। ठीक है, ऐसा रियल में भी प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट में जाके फॉर्म को डाउनलोड करके भी आप करोगे ना, तो वहां पर भी आपको ऐसा ऑर्डर ही देखने को मिलेगा। तो इट विल बी बेटर एंड इट्स गुड प्रैक्टिस करो। कोई मैं तो दैट्स नॉट एक्चुअली, बट इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन कि आप पहले सैलरी का दिखाओ, मतलब वो जो प्रोफार्मा है उसके अंदर, फिर हाउस प्रॉपर्टी को दिखाओ टोटल इनकम में, आफ्टर दैट पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस पे गिवन रहेगा। जैसे ही आपको अलग अलग हेड्स का कैलकुलेशंस हो जाए, फिर आपका स्टेप 3 आता है। और स्टेप 3 में आप क्या कैलकुलेट करते हो? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। ठीक है, तो जैसे आप कंप्यूट कर लिए, मतलब पहले तो क्लासिफाई कर लिए, फिर आप कंप्यूट कर लिए। जैसे उसमें आपको इनकम अंडर ईच हेड में क्या एग्जेम्पशंस है, कुछ एग्जेम्पशंस है कि नहीं, कुछ डिडक्शंस है कि नहीं, ये आपको देखना होता है। एंड आफ्टर दैट आपको स्टेप 4 में आना है। स्टेप 4 तो हम लोग लास्ट क्लास में ही चर्चा किए कि आपको क्लबिंग करना है। क्लबिंग मतलब स्पाउस का इनकम, माइनर का इनकम, चाइल्ड का इनकम। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन एंड उसके फैमिलीज को एग्जांपल्स पे लेके हम लोग क्लबिंग किए हैं। तो अगर कुछ भी क्लबिंग का कुछ भी प्रोविजंस आपको वहां पर दिखे क्वेश्चंस पे, तो आपको क्लबिंग करना चाहिए स्टेप 4 में। फिर आता है आपका स्टेप 5, जिसमें आपको सेट ऑफ करंट या लॉसेस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस करना पड़ता है। या फिर अगर मतलब इंटर सोर्स, मतलब मानिए कि जैसे कि कैपिटल गेन के अंदर किसी में लॉस है, मतलब शॉर्ट टर्म में लॉसेस है, तो क्या लॉन्ग टर्म के साथ उसको एडजस्ट किया जा सकता है या नहीं। इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस, मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा थोड़ा ऑब्वियसली। तो फिलहाल यहाँ पर आपको ओवरव्यू में बता दे रहा हूं एक बार कि इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस, मतलब जैसे कि कैपिटल गेन के हेड के अंदर किसी में लॉस है, किसी में प्रॉफिट है, तो क्या वो एडजस्ट कर लेगा? क्या बीपी के साथ सैलरी एडजस्ट होगा? नहीं होगा। तो एक होता है इंटर हेड, एक होता है इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस, और एक होता है इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस। तो ये जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड आफ्टर दैट कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ लॉसेस। तो डोंट वरी, इसको मैं आपको बताऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में आता है कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट 6 में आता है, लास्ट नहीं, स्टेप 6 में आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में आपको क्या करना होता है? आपको इनकम ऐड करना पड़ता है, उसका ईच हेड का कंप्यूट करना पड़ता है, फिर क्लबिंग ऐड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट लाइक द जो जो डिडक्शंस है वो देना पड़ेगा। जैसे 80C से लेके 80U का जो डिडक्शंस है, मेनली उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई अगर कुछ है तो सर्टेन इनकम, जैसे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, सर्टेन इनकम्स, रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम एंड अदर डिडक्शंस। फिर स्टेप 8 में आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करोगे। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम आप करते हो, फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है तो आपने दे ही दिया। एंड आफ्टर दैट आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ठीक है, मतलब जो जैसे कि अगर मानो कि 70 और 80 के बीच में अगर टैक्स का अमाउंट आ रहा है, मतलब कुछ अमाउंट है 70 to 80, नियरेस्ट 10। अब मानो कि आपका टैक्स अमाउंट कुछ ऐसा आया है, सपोज 5075, तो 75 में है तो आप इसको 5080 बोल सकते हो, या फिर अगर ये 75 से नीचे है तो 5070 बोल सकते हो, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड राउंड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल। ये एज पर प्रैक्टिस है। तो ये रहा आपका टोटल कंप्यूटेशंस का सिस्टम। एंड आफ्टर दैट जैसे आपने टोटल कंप्यूटेशंस कर लिया कि भाई कितना आपका इनकम टैक्स का मतलब अमाउंट क्या होगा, फिर आपका टैक्स कैलकुलेशंस आ जाएगा। ये तो आपने टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया। एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशंस ऑफ टैक्स,
इसके बारे में मैं और क्या बताऊं, आपको पता ही है। एज पर जो रेट है अपना इंडिविजुअल्स के लिए 60 इयर्स के लिए, बिलो 60 इयर्स, ग्रेटर देन 60 इयर्स एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन 80 इयर्स, तो उसके हिसाब से आप रेट लगा के कैलकुलेट करोगे। ये तो आपको पता है, तो मैं इसको अभी थोड़ा स्किप करके जा रहा हूँ। फिर सरचार्ज एंड रिबेट के बारे में भी आपने काफी डिस्कशन हम लोगों ने क्लास में किया, तो आपको सरचार्ज एंड रिबेट को यूज करना है, ठीक है। 50 लाख से 1 करोड़ तक का है तो 10% ऑफ द टैक्स, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% ऑफ द इनकम टैक्स, 2 करोड़ से नॉर्मली एक चीज हमेशा याद रखना, 50 लाख से ऊपर जाए तो सरचार्ज लगता है और 5 लाख तक रहे तो रिबेट मिलता है, ठीक है। अगर किसी का इनकम 5 लाख तक रहे तो उसको सरकार रिबेट देता है, 12,500 का रिबेट मिलता है, ठीक है। तो इनकम अप टू 5 लाख तक हो तो रिबेट मिलेगा, इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाए तो फिर उसको सरचार्ज देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। दिस इज द रूल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसका तो डेटा आपको पता भी है, मैंने आपको काफी बार करा के रखा हूं इसको। एंड आफ्टर दैट आते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसके बारे में आपको मैंने काफी बार क्लास में सम्स करते हुए भी कराया कि 4% ऑफ द इनकम टैक्स सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला के है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली आपका सब कुछ जोड़ने का टाइम आ गया, तो जिसमें आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू टैक्स ऑन टोटल इनकम एट एप्लीकेबल रेट्स प्लस सरचार्ज एट एप्लीकेबल रेट्स इफ टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख, और उसके साथ जोड़ना है आपको हायर एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, ठीक है। एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस 4% का, और अगर 5 लाख से नीचे का इनकम है या 5 लाख तक का इनकम है तो 87A, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, 87A के तहत आपको रिबेट मिलेगा। इस तरह से आप पहुंच जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है, दिस इज द एरिया जहां पर आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कंप्लीट होता है, ठीक है। और एक स्टेप 12 वाला एरिया है जो थोड़ा हटके है, मैं आपको थोड़ा अभी प्रोविजंस बता दे रहा हूं, ये थोड़ा सा नया है लगेगा आप लोगों को, बट जानना चाहिए क्योंकि यहाँ से कभी कभी एमसीक्यू पूछते हैं। तो एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी। एएमटी का मतलब होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स किसके लिए है, ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मैं आपको बस अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी जब इसका एक सम्स करेंगे तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी इसमें आ जाएगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, सुनना ध्यान से प्लीज, ठीक है। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है? इफ एन इंडिविजुअल इज क्लेमिंग डिडक्शंस, अगर कोई इंडिविजुअल डिडक्शंस क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 10AA और अंडर सेक्शन 35AD और सेक्शन 80JJAA और 80QQB, मैं आपको कैप्सूल शेयर किया होगा, वहां पर आपको ये सारा का सारा सेक्शंस में क्या क्या डिडक्शंस मिलता है आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा कैप्सूल के अंदर। तो 10AA, 35AD, 80JJAA, 80QQB, या फिर मैं डिडक्शंस को जब पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल्स एक बार बता दूंगा। फिलहाल आपको बस कुछ पॉइंट याद रखो अभी। 80 RRB एंड हिज एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 20 लाख, अगर उसका एडजस्ट करते हुए टोटल इनकम अगर 20 लाख क्रॉस करता है तो जाके उसको एएमटी प्रोविजंस देना पड़ता है। मतलब ये सब सेक्शंस में उसने डिडक्शंस लेके रखा है, और डिडक्शंस देने के बाद भी उसका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख को क्रॉस करता है तो उसको अल्टरनेट मिनिमम प्रोविजंस लाना पड़ता है, जिसमें उसको कंप्यूट एएमटी 18.5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम देना पड़ता है। मतलब उसका अल्टरनेट 8.5% होते हैं यहाँ पर कि इफ एएमटी ग्रेटर देन टैक्स कंप्यूटेड एज पर द रेगुलर प्रोविजंस, मतलब जो रेगुलर प्रोविजंस हम लोग जिस तरह से नॉर्मल करते हैं, इफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ग्रेटर देन टैक्स कंप्यूटेड एज पर रेगुलर प्रोविजंस, एडजस्टेड टोटल इनकम वुड बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम। इन दैट केस जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसी को टोटल इनकम माना जाएगा। टैक्स लगाया जाता है 18.5% का, टैक्स क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड इक्वल्स टू एएमटी लेस टैक्स कंप्यूटेड एज पर रेगुलर प्रोविजंस। इसका एक सम्स होगा ना, तो आपको ये प्रोविजंस क्लैरिटी आ जाएगा। अगर एएमटी होगा तो ही एएमटी करना है, अगर एएमटी नहीं होगा तो एएमटी का यूज नहीं आएगा। याद रखिए कि जितना सारा सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बोला, ये सेक्शंस एंड 20 लाख का जो कॉन्सेप्ट है, ये एडजस्टेड टोटल इनकम तभी जाके एएमटी होता है। वो अगर होगा तो स्टेप 12 में होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं यूज करना है। लेकिन स्टेप 13 तो आ ही जाएगा। अगर आपके क्वेश्चंस में टीडीएस एंड टीसीएस गिवन रहेगा तो जितना आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशंस आप करेंगे ना, वहां से आपका अगर कोई टीडीएस पहले से पेमेंट किया हुआ है, लाइक सैलरी पेमेंट के टाइम पे, या फिर किसी को बिजनेस इनकम पेमेंट के टाइम पे, या फिर एनी काइंड ऑफ पेमेंट में अगर आपने पहले कभी टीडीएस काट के रखे हैं किसी से, तो वो टीडीएस आपसे अगर पहले काट के रखा है तो आप वो टीडीएस को अभी
लेस कर सकते हो, बिकॉज वो क्या हो जाएगा ना, डबल टैक्सेशन हो जाता है। नहीं तो एक बार टैक्स दे चुके हैं फिर से टैक्स, तो ये तो ऑलरेडी एक टैक्स है, इसलिए टोटल टैक्स लायबिलिटी से टीडीएस या टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या फिर अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे करके रखे हैं, ये तीनों को तीनों चीज अगर सम्स के अंदर है तो आप लेस कर सकते हो। एंड स्टेप 14 में आपका टैक्स पेबल का अमाउंट आते हैं, जिसमें या तो टैक्स पेबल होगा या तो टैक्स रिफंडेबल होगा, या तो टैक्स पेबल होगा या तो टैक्स रिफंडेबल होगा। तो नेट टैक्स लायबिलिटी शुड बी राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10, मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया, दिस एसएससी हैज टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं, जो एसएससी खुद से पे करते हैं पेमेंट कैलकुलेट करके। इफ एनी रिफंड इज ड्यू, अगर कुछ भी रिफंड उनको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, एसएससी विल गेट द सेम आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। वो उसको मिल जाएगा जैसे ही वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दे, कि उसका जितना रिटर्न होता है वो फाइल करने के बाद ही उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो भी आपको मैंने बताया स्टेप 14, ठीक है, मतलब टोटल 14 स्टेप का ख्याल रखना है आपको एक पूरा का पूरा इनकम टैक्स को समझने के लिए। सर मुझे एक बार बताना कि क्या ये पॉइंट समझ में आया? जितना सारा मैं, कुछ पॉइंट तो आपको मैक्सिमम चीजें आपको पता था एक्सेप्ट एएमटी के बारे में, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बस आपको एग्जैक्टली शायद नहीं पता था, बट आई थिंक बाकी चीजों के बारे में आपको पूरा का पूरा आइडिया था। क्या सही बोल रहा हूँ ना? हेलो हेलो सर, बताना प्लीज। सर मेरा आवाज तो आ रहा है ना? प्रिया, विशाल, हाँ ओके ठीक है। तो एक बार मैंने बस आपको गो थ्रू करवा दिया कि देखो सर इस तरह से आप टोटल इनकम पे पहुंच सकते हो। तो आपको क्या ख्याल रखना है सर? 14 स्टेप का ख्याल रखना है जब भी आपको टोटल इनकम करना हो। अब 14 में से कौन सा होगा, मतलब क्या हर एक स्टेप आएगा आएगा कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि हर केस में आपको कोई डेटा मिले कि ना मिले, दैट्स डिपेंड ऑन दिस, सम्स वेरी करते हो। मेन थीम जो था है, तब भी आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक काम करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम समझ पाए या कर पाए, तो इसलिए हम लोग ना मतलब वो कॉपी में अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बस समझाते जा रहा हूँ और फिर ये क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ या फिर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करा पाऊँ। क्योंकि लिखने जाओ तो अभी थोड़ा एक क्वेश्चंस में ही 1 घंटा लग जाता है, तो करते करते इतना बड़े बड़े सम्स होते हैं, समझाते समझाते टाइम निकल जाते हैं। तो क्या करेंगे ना, तो लिखने को मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान देने के लिए आपको बोलूंगा। तो आप लोग पेन एंड कॉपी रेडी रखो, जहां जरूरी होगा आप अपनी मर्जी के हिसाब से नोट करते रहना, या फिर आप फटाफट लिखते हुए भी जा सकते हो, इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन यू। बट अदरवाइज मैं आपको इतना कहूंगा कि आप बस कंसंट्रेशनली सुनते जाना क्वेश्चंस को, और उसका आंसर कैसे करना है आप फटाफट मेरे साथ साथ करते रहना, ठीक है। मतलब लिखो, बट आप लिखने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में ध्यान दो। और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके आंसर को सॉल्व करते हुए, उसके साथ साथ एक पेन एंड पेपर को बड़ा फास्ट फास्ट एक मूव ऑन करना कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। बाकी जैसे आप अंडरस्टैंड कर लोगे फिर प्रैक्टिस खुद से कर लेना। समझ में आया सर मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? विशाल बुझते पारছিস আমি কি বলছি? प्रिया, यस सर। हाँ सर, ठीक है, ओके। अंडरस्टैंडिंग में ध्यान दो और पेन एंड पेपर रेडी रखो, मतलब जैसे जैसे मैं निकलूंगा तो आप किसके बाद क्या करना है, किस तरह से करना है, उसका एक प्रोफार्मा खुद से बनाते हुए चलना, जैसे जैसे मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करते हुए चलूंगा। ओके, तो जस्ट अ मिनट। अच्छा देखो, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में है, ठीक है। देख शिवम, अच्छे से ध्यान से पढ़, ध्यान से रिवीजन कर। प्रीति देख ले, आज तो पूरा इनकम टैक्स गो थ्रू ही हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है मैं रीड कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ चलो। मिस चार्ली
क्या नाम है बंदे का? चार्ली है, इंडियन नहीं है सर, नाम से ही पता चल रहा है। सर आजकल इंडिया में भी लोगों का नाम ऐसा ऐसा होता है। एक प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है, उसका नाम है वाशिंगटन सुंदर। नाम ऐसे सुने हो सर? जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा। एक बॉलर है, स्पिन बॉलर आया है इंडियन क्रिकेट टीम में, उसका नाम है वाशिंगटन सुंदर। मतलब क्या नाम रखा है माँ पापा। तो ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ऐसा नाम इंडियंस का नहीं हो सकता। मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे। अरे वाह, चार्ली ने शादी किया राधे को, वाह। तो मिस चार्ली शादी किया राधे को एंड यूएसए 2 मार्च 2019। डेट बहुत वाइटल है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 मार्च 2019 एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यूएस में शादी किया और इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहा है 2 मार्च 2019 को, एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कब आ रहा है? 16 मार्च 2019 को। प्लीज ध्यान रखना कब आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 16 मार्च 2019। She left for USA on 19 September 2019। कब जा रहा है यहाँ से? लेफ्ट फॉर यूएसए कब हो रहा है? 19 September 2019। आप इसको प्रोफार्मा बनाते हुए चलो सर, ताकि आप रेसिडेंशियल स्टेटस का जो जो डेटा है आपको याद हो जाए। सी रिटर्न टू इंडिया अगेन, फिर से आया इंडिया में 27 मार्च 2020 को। वाइल इन इंडिया शी हैड परचेस्ड अ शोरूम इन मुंबई। इंडिया में वो क्या किया? मुंबई में एक शोरूम लिया, वो भी कब? 22 2009, which was leased out to a company on a rent of, कितने का दाम पे दिया? 25,000 के रेंट पे दिया, फ्रॉम 1 May 2019 से, ठीक है। She had taken loan from a bank for purchase of this showroom, on which bank had charged interest of rupees 97,500 up to 31st March 2020. She had received the following gifts from her relatives and friends during 1/4/2019 to 31st March 2020 from parents husband। parent husband मतलब obviously मतलब जो पेरेंट इन लॉ के बारे में बोला जा रहा है, वहां से गिफ्ट मिला इनको 51,000 का। फ्रॉम मैरिड सिस्टर्स ऑफ हस्बैंड, सिस्टर्स का शादी हो गया, उनका हस्बैंड से 11,000 का गिफ्ट मिला। फ्रॉम 2 वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड का वेरी 2 क्लोज फ्रेंड है, 1,50,000 एंड 21,000 दोनों से 1,70,000 टोटल। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करो एंड कंप्यूट करो, तो टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स along with the amount of tax payable on such income for the assessment year 2021। this is the question। आपको पूछा जा रहा है, पहले तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करके बताओ, फिर आप बताओ कि उनका कितना चार्जेबल टू टैक्स होगा असेसमेंट ईयर 2021 में, रिलेवेंट टू प्रीवियस ईयर 1920। सर पहले तो ये बता दो कि सवाल क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर है सर? हेलो, हाँ सर क्लियर है। अब क्वेश्चंस क्लियर है तो फिर करना क्या है आपको, अभी देखो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए आप लोग बहुत बार कर चुके हो इसको, तो एक बार मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा। आप बस मुझे बताना, कैलकुलेट खुद से करते चलो या फिर मेरे साथ साथ चलो, कि वो रेसिडेंट है कि नहीं, वो कैलकुलेट करना है। पहले कैलकुलेट करना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं। तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, अगर रेसिडेंट है तो आरनॉर है या मतलब आरओआर है। तो अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, आई होप याद आ रहा है, an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfy any one of the following conditions, है ना। पहला कंडीशंस क्या है? उसको 182 डेज इंडिया में रहना होगा प्रीवियस ईयर में। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। ये सब कॉपी में लिखते हुए चलो, मतलब नोट करते हुए, उसका प्रीवियस ईयर 1920 रब जैसे करते हुए चलो। 1920 उसका प्रीवियस ईयर है, तो उसका प्रीवियस ईयर 1920 में क्या वो 182 डेज इंडिया में रह रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। 182 और उससे ज्यादा, ही हैज बीन इन इंडिया, और एक रूल, या तो और है, ये दोनों रूल में और होता है, कोई भी एक, या फिर उसको ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब ये जो 1920 है, इससे पिछला 4 साल, 4 years immediately preceding this previous year, that means I think 15 16 16 17 17 18 and 18 19, ठीक है। 1920 से पहले 4 साल, पहला 4 साल में क्या वो इंडिया में 365 डेज रह रहा है या फिर उससे ज्यादा, एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट, और प्रीवियस ईयर में, और इस पर्टिकुलर 1920 में 60 दिन क्या वो इंडिया में है
1920 में 60 दिन और 1920 से ठीक पिछले 4 साल में क्या वो इंडिया में 365 डेज प्रेजेंट है? अगर है, ये दोनों में से कोई भी एक रूल अगर फुलफिल होता है तो उसको क्या कहेंगे सर? दोनों में से कोई भी एक रूल फुलफिल होगा तो रेसिडेंट होगा, एनी वन कंडीशंस। अगर एनी वन कंडीशंस फुलफिल होगा तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। तो इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई, तो आपको पहले प्रोविजंस लिखना पड़ता है। इफ एन इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशंस मेंशन्ड अबव, ही इज अ रेसिडेंट। बोथ द कंडीशंस आर नॉट इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। Therefore, residential status of Miss Charlie, an American national for assessment year 2020, relevant to previous year 1920, on the basis of his stay in India during the previous year 1920 and the preceding 4 assessment year। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि उसका क्या काउंटिंग डेट होगा, किस तरह से आप काउंट करोगे। आपके सामने मैं क्वेश्चंस फिर से एक बार रखता हूं, आप देख सकते हो। कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये डेटा आपको चाहिए। हाँ सर, कब आ रहा है, कब जा रहा है, यही तो आपको चाहिए ना। तो आने का सबसे पहले तो, हाँ बोलो, आने सबसे पहले तो 1920 में वो कितना दिन है उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। तो 9 उसका वो आ रहा है सबसे पहले, फर्स्ट टाइम आ रहा है 16/3/2019 को, है ना। तो पहले ना इसको ना आप एक काम करो, कैलकुलेशंस करने के टाइम पे मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप इस तरह का चीज को ना हमेशा नोट कर लो। तो सबसे पहले तो आ रहा है 16 मार्च को, 16 मार्च 2019 को। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं बोर्ड ओपन कर लूं थोड़ा। अच्छा, फर्स्ट टाइम कब आ रहा है? 16 मार्च 2019। 16 मार्च 2019 से अगर हम लोग देखें तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एरिया, वो फर्स्ट टाइम आया। सी लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 19 सितंबर 2019। तो मुझे तो पहले ये बता दो कि ये 16 मार्च 2019 कौन सा प्रीवियस ईयर में आता है? हेलो सर। 1890। वेरी गुड सर। 16 2019 ठीक है, 1819 का बात है। तब इसमें कितना दिन है काउंट करो, क्योंकि 1819 में, और फिर वो कब जा रहा है? 16 डेज है इसमें। अच्छा, 1819 और क्या है इसके बाद 1920 का अगर हम लोग डेटा देखें तो 1920 में वो कितना दिन है? अप्रैल से लेके सितंबर तक तो 172 डेज हो रहा है इसका। कहाँ गया इसका, वो देखो, सी लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 19 सितंबर 2019, लेफ्ट फॉर यूएसए। इसका मतलब ये है कि वो 1 अप्रैल 2019 से, मतलब उसका जो 1920 का डेट है 1 अप्रैल से लेके सितंबर तक, 19 सितंबर तक, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 19 सितंबर 2019 तक वो इंडिया में है 1920 में। फिर से कब आ रहा है? फिर से कब आ रहा है? फिर से वो आ रहा है एंड रिटर्न 7 मतलब फिर से इंडिया को आ रहा है 27 मार्च 2020 को। सर हो जाएगा कैलकुलेशंस? 1920 में इधर चला जा रहा था, फिर अगेन 1920 में ही अगर देखा जाए तो 27 मार्च 2020 को फिर से वो रिटर्न आया। तो यहां से ये इन आउट, मतलब ये 1920 का, ये उसका इन था, ठीक है, ये इन था, 1819 का डेटा है, ये 1920 का है, और यहाँ पर फिर से इन हुआ है 27 मार्च 20 को। तो कैलकुलेशंस करो ना, इसमें कितना दिन, 1819 में कितना दिन हो रहा है? 16 मार्च से लेके मार्च, ये 1819 16 मार्च से लेके 31 मार्च ना, इसमें तो बस ये तो ये महीना तो अप्रैल से, अप्रैल मार्च के एंड पे ही खत्म हो रहा है ये साल। ये जो 1819 है ये तो मार्च के एंड पे ही खत्म हो रहा है, और ये तो 16 मार्च को आ ही रहा है। तो इसमें तो उसका ये फर्स्ट एरिया में हम लोग देख सकते हैं आराम से, ये 1819 में 16 डेज हो रहा है,
अब कैलकुलेट करो। अच्छा एक चीज, आने का दिन और जाने का दिन काउंट होता है कि नहीं होता? द डे ऑफ अराइवल एंड द डे ऑफ डिपार्चर काउंट होता है। तो ये हो जाएगा 16 डेज। 16 मार्च से 31 मार्च आप काउंट करके देखो, 16 डेज होगा। अच्छा 1 अप्रैल से लेके 19 सितंबर ये जो आया और 19 सितंबर को गया, ये कितना दिन हो रहा है? आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रैल में 30, मार्च में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 19 दिन लेना है। ठीक है, कितना होगा सर? 172। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसमें 30, इसमें 31, मई 31 होता है ना? हाँ। जून में 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 19। तो 30, 31, 30, 31, 31, 19 कितना आ रहा है? आ रहा है ना? 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 19, नहीं प्लस 31 प्लस 19, 31 प्लस 19, 172। मैच किया गया सबका? यस सर। 172। और फिर 20 में 1920 अगेन, ये भी 1920 ही है। सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख के रखा, यहाँ पर मैं गलत लिख के रखा सर, एक्चुअली मुंह में हो जा रहा है इसलिए मैं पूरा वो प्रोफार्मा नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको मैं जिस तरह से सिखाया था ना रेसिडेंशियल स्टेटस, आप उसी तरह से करना तो आपसे गलती कम होगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैं रफ जैसा कर रहा हूँ ताकि आपको पता है और आप खुद प्रैक्टिस करने के टाइम पे अब उस तरह का वो प्रेजेंटेशन बना के करना कि जब से आ रहा है एकदम ऐसे राउंड राउंड करके पीछे जाना। याद होगा, आप कॉपी चेक करना। तो इसमें कितना दिन हो रहा है विशाल, बताना थोड़ा। 27 मार्च 2020, इसमें कितना दिन हो रहा है? 5 दिन क्या? यस सर, 5 दिन। 5 डेज। तो 172 डेज इधर, 5 दिन इधर, मतलब 1920 में कुल मिला के वो कितना दिन हो रहा है? 1920 में 187 डेज। हाँ, और 1819 में 16 डेज। ठीक है, उससे पहले तो इंडिया में कभी था ही नहीं। बिफोर दैट वो इंडिया में कभी था ही नहीं, फर्स्ट टाइम आया है। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं हो रहा है ना? प्रीवियस ईयर में ये तो हमारा प्रीवियस ईयर है, इसमें 182 डेज होना चाहिए था। तो पहला कंडीशन तो गया था कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज, चलो 60 डेज से ज्यादा तो है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज का से ज्यादा तो है, पर उससे पिछला 4 साल में क्या 365 डेज बन रहा है? सिर्फ 18-19 में 16 डेज बन रहा है, उससे पहले तो वो था ही नहीं। तो वो तो रेसिडेंट नहीं हो रहा है सब। मतलब अभी तक का जो कैलकुलेशन हमने किया उसके हिसाब से वो रेसिडेंट नहीं दिख रहा है। देखते हैं चलो यहाँ पर। तो आपको तो पूरा का पूरा सर्ट तो पता ही है। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो हम लोगों का कैलकुलेशन सही हुआ है। 1/4/2019 से लेके 19 सितंबर 19 172 डेज, 27 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2020 5 डेज, तो 177 डेज। और अगर हम लोग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का बात करें, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का बात करें तो सिर्फ 18-19 में 16 डेज। ये सब तो मैच कर गया। ये नील है, ये भी नील है, ये भी नील है, तो 16 दिन पिछला 4 साल में। प्रेजेंटेशन देख रहे हो सर, आप ऐसे कर सकते हो, नो इशू इज देयर। तो अल्टीमेटली आपको क्या लिखना है कंक्लूजन्स में? The total stay of the SSC during the previous year in India was less than 182 days, and during the 4 preceding years was 16 days. Therefore, due to non-fulfillment of any of the 2 conditions for a resident, she should be treated as non-resident for assessment year 20 and 21. तो रेसिडेंशियल स्टेटस तो प्रूव हो ही गया सर। अब हम लोगों को क्या देखना चाहिए? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है, ये प्रूव हो गया। तो ये आपको पूछा गया था क्वेश्चंस में, वो आपने प्रूव कर दिया। लेकिन सर उसका इनकम जो है वो उसका भी तो प्रूवमेंट करना है। इनकम क्या है उसका? वो मुंबई सर शोरूम लिया, she had purchased a showroom in Mumbai on 22nd of April 2019, जिसको लीज किया वो कंपनी को 25,000 पर मंथ। मतलब ये तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ना सर? क्या लगता है ये जो घर शोरूम भाड़ा लेके रेंट पे दे रहा है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में आना चाहिए या अदर सोर्स में आना चाहिए या पीजीबीपी में आना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा सर, लेट आउट कर रहा है। लेट आउट कर रहा है, वेरी गुड सर, वो लेट आउट कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो देखो
तो उसका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट कर लो। एकदम सिंपल है। कितने का रेंट दे रहा है, कितने का रेंट दे रहा है सर? 25,000 करके ना। तो शोरूम लोकेटेड इन मुंबई रिमेंड ऑन रेंट फ्रॉम 1 अच्छा एक चीज देखना सर, कब रेंट पे दे रहा है? 1 मई से। देख लो एक बार, कब से रेंट, कब से दे रहा है? 1 मई से। वो परचेस तो कर लिया था खुद 22 अप्रैल 2019 को, बट उसका रेंट तो लग रहा है 1 मई से ना। तो 1 मई से रेंट पे लग रहा है, तो 1 मई का ही डेटा आपको लेना पड़ेगा। और शी हैड टेकन a loan from a bank for purchase of this new showroom on which bank had charged interest of rupees 97,500 2020। तो यहाँ से 1 मई से लेके आपको 1920 का कैलकुलेशन करना है। तो योर कैलकुलेशन शुड बी फ्रॉम 1 मई टू 31 मार्च। कितना महीना होता है? हेलो सर, 1 मई टू 31 मार्च, समझ रहे हो ना सर? तो फर्स्ट, हाँ 11 मंथ हो रहा है, तो आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन 11 मंथ का होना चाहिए। दैट्स वाई 25,000 इंटू 11। अब यहाँ पर जीएबी कैलकुलेट करना होता है ना सर, तो चलो एक बार देख लेते हैं वर्किंग नोटी क्या बता रहा है। जीएबी कैलकुलेशन आपका इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली वही हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स गिवन नहीं है। Actual rent received has been taken as the gross annual value in the absence of other information, that is municipal value, fair rent, standard rent। सर ये सब कुछ भी गिवन नहीं है। MB FR SR समझ में आ रहा है ना सर? MB FR SR अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है ना क्वेश्चंस पे, तो जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा वही आपका जीएबी होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सर? अगर क्वेश्चंस में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, जो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वही आपका जीएबी हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखना पॉइंट को, बिकॉज वही तो आपका लेटेस्ट वैल्यू है। तो दैट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो 25,000 इंटू 11 करके आपको जो अमाउंट मिला दैट इज योर जीएबी। और जीएबी से आपको नेने भी मिलने के लिए क्या करना पड़ता है? जीएबी से अगर आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर कुछ होगा तो वो लेस करो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं टैक्स के बारे में बोला है। और डिडक्शंस आपको 30%, वेरी गुड शिवम, 30% ऑफ एनएवी, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस 30% ऑफ एनएवी, दैट इज 82,500। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन 97,500। ये देखो आपको अभी आपको मैंने बताया, ये देखो आप क्वेश्चंस में आराम से देख सकते हो। Just look here. Interest of 97,500 up to 31st March 2020. She had received the following gift. अच्छा गिफ्ट में चलेंगे जाने से पहले 31 मार्च 20 तक ही उसका लोन का इंटरेस्ट बोल के रखा है, तो आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है कि कितना महीने का इंटरेस्ट है। तो 97,500 पूरा का पूरा अमाउंट, और ये बिजनेस का है तो पूरा आ जाएगा। अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता तो क्या पूरा आ जाता? हेलो सर, सर ये जो लेट आउट कर रहा है ये तो लेट आउट प्रॉपर्टी है। अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता तो क्या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कंप्लीटली आ जाता क्या? नहीं, वो देखते क्यों, क्या कहते हैं, 1/4/2002 के बाद करके नहीं, वो देखते 30,000 लेते, नहीं तो 2 लाख लेते। 1/4 नहीं, 1/4/1999, 2002 नहीं रे बाबा, हाँ 1999 का बात है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होता तो उस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पूरा का पूरा लेस करने को नहीं मिलता, या तो 30,000 या तो 2 लाख का होता, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन से। बट हमारे इस केस में लेट आउट प्रॉपर्टी है, जितना इंटरेस्ट दे रहा है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का हम लोग लेस कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा आप आराम से लेस कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 97,500, तो सारा का सारा लेस करके 2,75,000 का ये आपका आया था। वहां से 82,500, 97,500 तो 1,80,000। तो अल्टीमेटली आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना आ रहा है विशाल? 90 के प्रया देखो हुआ ना पॉइंट। अच्छा, इस क्वेश्चंस में आपको और जो 2 पॉइंट है, और जो एक पॉइंट है दैट इज आपको और क्या इनकम के बारे में बोला है? आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है। क्या आप देखे हैं कि आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है? यस सर, रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, रिलेटिव से भी मिला है, नॉन रिलेटिव से भी मिला है। तो जो नॉन रिलेटिव से मिला है और रिलेटिव से मिला है उसके लिए आपको ये सब अमाउंट का जो पेमेंट मिला है इसका क्या करना है, उसी को तो देखना है। तो रिलेटिव से गिफ्ट तो आपको एग्जेम्पशन होता है, बट नॉन रिलेटिव से गिफ्ट तो आपको एग्जेम्पशन नहीं होगा, ठीक है। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द नॉन रिलेटिव इज चार्जेबल टू टैक्स। ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में आता है सर। तो इस क्वेश्चंस में आपको एक तो हाउस प्रॉपर्टी हेड था और एक अदर सोर्स का हेड था। तो गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज चार्जेबल टू टैक्स एज पर सेक्शन 56 टू सबसेक्शन 10। आई होप आपको याद है, ठीक है। अगर आपका गिफ्ट का वैल्यू 50,000 क्रॉस करता है, तो अगर आपका गिफ्ट का वैल्यू
50,000 एग्रीगेट वैल्यू क्रॉस करेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा गिवन ही है, हर एक कॉन्सेप्ट ही बोल के रखे हैं। देखो 50,000 रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस आप क्लियर भी कर लो। 50,000 रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के पेरेंट्स से जो भी आपको मिल रहा है वो एग्जेम्प्टेड है, सिंस पेरेंट ऑफ हस्बैंड फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स, दैट्स व्हाई नील। 11,000 received from a married sister of husband is exempt, since sister-in-law falls within the definitions of relative and gifts from a relative are not chargeable to tax. But gift received from two friends of husband, that is 1,50,000 का एक अमाउंट था, just look here, 1,50,000 का एक अमाउंट है एंड 21,000 का एक अमाउंट है, क्योंकि ये दोनों गिफ्ट आप हस्बैंड मतलब नॉन फ्रेंड से ले रहे हो, मतलब जो आपका रिलेटिव नहीं है, ठीक है, रिलेटिव से नहीं ले रहे हो, तो रिलेटिव से आप जो भी नॉन रिलेटिव से आप जो भी अमाउंट लोगे ना वो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाता है एज पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के तहत। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द टू फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड 1,51,000 एंड 21 एग्रीगेटिंग टू 1,22,000। देखो ये 21,000 50,000 क्रॉस नहीं कर रहा था, बट ये एग्रीगेट में तो 50,000 से ज्यादा हो रहा है ना, तो इसलिए इनकम टैक्स कहते हैं, क्योंकि ये एग्रीगेट में टोटल हो रहा है 50,000 से ज्यादा, दैट्स व्हाई ये टोटल पूरा का पूरा ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। द एग्रीगेट ऑफ 1,72,000 एक्सीड्स 50,000 बोल के ही रखा है, ये टोटल एग्रीगेट अमाउंट 1,72,000 जो है वो 50,000 से ज्यादा है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल है। इसलिए 1,72,000 जो आपको फ्रेंड से मिला, हस्बैंड के फ्रेंड से मिला, वो आपका टैक्सेबल है। तो आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा? अदर सोर्स का इनकम है 1,72,000 और आपका यहाँ पर इनकम हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का 95,000। तो 1,70,000 टू 95 ऐड करके देखो 2,67,000 आता है, ठीक है। और जैसे ही आपका ये टोटल इनकम कैलकुलेशन हो गया, फिर आपका क्या काम बचता है, आपको अभी इनकम टैक्स देना है, तो आप इनकम टैक्स दे दो। क्वेश्चन अच्छा था सर, रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ लिया, अदर सोर्स भी पूछ लिया, क्वेश्चन सर। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय मिस चार्ली 2021 असेसमेंट ईयर ऐसे करके हेडिंग करना होता है। टैक्स ऑन टोटल इनकम 2,67,000 का कितना है, कैलकुलेट कर सकते हो ना? हेलो, कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? करके देखो तो 850 आ रहा है कि नहीं सब कोई? हेलो सर, अप टू 2,67,000 का टैक्स अमाउंट 850 आएगा कि नहीं आएगा? अरे सर करके देखो ना फटाफट। अप टू 2.5 लाख तो नील है, रोशनी कोर्चिस। अप टू 2. and greater than 2.5 to 2,67,000, 2.5 to 2,67,000 कितने का डिफरेंस है सर? 2,67,000 से आप लेस करो इसको, 2,67,000 से आप 2,50,000 को लेस करो, कितना हो रहा है? 17,000। 17,000 और 17,000 पे आप 5% लगाओ, 850 आ जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना चाहिए 34 का, और टोटल टैक्स पेबल आपका होगा 884 का, और टोटल टैक्स जैसे कि आपको मैं बोल रहा था, ये जो राउंड ऑफ होता है मल्टीपल ऑफ 10 पे, 884 अगर 885 होता तो इसको 890 मानते, और राउंड ऑफ ऐसे करना होता है सर, जो नियरेस्ट मल्टीपल है, और नियरेस्ट मल्टीपल 85 के नीचे अगर देखा जाए तो 84 से नियरेस्ट मल्टीपल है 880, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राउंड पे लेता है 880, और अगर ये 85 होता तो इसको 890 लिखते। समझ में आया कि नहीं राउंड ऑफ? अब आपके मन में और एक सवाल होना चाहिए, सर इसका तो टैक्स लायबिलिटी टोटल, इसका तो टोटल इनकम 5 लाख है, तो क्या सर इसको रिबेट मिलेगा? टोटल इनकम जो है इसका 5 लाख से कम है या 5 लाख क्रॉस नहीं किया, तो क्या सर इसको रिबेट मिलेगा? हेलो सर, आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, कि ये तो 5 लाख से कम है तो इसको रिबेट तो देना चाहिए था सर, आप तो रिबेट का कैलकुलेशन तो बताया नहीं। सर इसको रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज पहला बात तो ये नॉन रेसिडेंट है, since Miss Charlie is a non-resident assessment year 2021, rebate under section 87A would not be available to her even though her total income does not exceed 5 lakh.
तो क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है तो याद रखना यहाँ पर नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता, रेसिडेंट को ही रिबेट मिलता है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं मिलता। समझ में आया सर? अच्छा, और क्या चीज बताऊं? बस यही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर नोट पे भी देके रखा है, 3 नोट है। एक तो हाउस प्रॉपर्टी में एमबी एफआर एसआर नहीं है, तो जो आपका एक्चुअल रेंट है वही आपका जीएबी है। इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स exceed 50,000 during the year, the entire amount received, that is aggregate value, जैसे कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस पे 21,000 एंड 1,51,000 दोनों मिला के 1,72,000 हो रहा है, जो 50,000 से ज्यादा है, और वही 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज एक्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो क्लियर होगा, और ये क्वेश्चंस भी क्लियर है, मैं इतना समझ सकता हूं। ये क्वेश्चंस क्लियर है। मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल्स, जिसने राधे को शादी किया, क्लियर है ना सर क्वेश्चन? मजा आया कि नहीं आया बताना प्लीज। कि हाँ सर, एक टोटल इनकम जिस तरह से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए, आपको एक ओवरऑल जो जो इस क्वेश्चंस में गिवन था आपने किया। ओके, तो सर एक और एक क्वेश्चंस पे चाहे, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं आगे क्वेश्चंस पे मूव ऑन करूंगा, या फिर कोई डाउट हो तो पूछ लो। प्रीति, मौसुमी, प्रीतम, रोशनी, प्रिया, सबको पूछ रहा हूँ। विशाल, एनी डाउट सर? क्लियर दादा, क्लियर है सर। मूव ऑन कर। ठीक है, तो ठीक जिस 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 तरह से हुआ है क्वेश्चंस, आपको इसी तरह से करना है। तो एक चीज तो बार बार प्रूव हो रहा है कि जिसका प्रोविजन जितना स्ट्रांग है, मतलब जो जितने अच्छे से इनकम टैक्स का प्रोविजंस को रीड करेगा वही, मैं बार बार बोलूंगा। ठीक है, प्रोविजंस रीड नहीं करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे। बार बार बोलूंगा, प्रोविजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अच्छा, टेक्निक तो आपको मैं हर एक चीज का बता के रखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक बार ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चंस के जवाब में, बट पहले क्वेश्चंस ठीक से पढ़ो एक बार। ओके, पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, सांस तो लेने दो। ओके सर, सांस भी ले लो और क्वेश्चंस भी पढ़ लो। डॉक्टर निरंजना, डॉक्टर निरंजना, ठीक है, निरंजना एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। एज कितना है? एज ध्यान रखना सर, बिकॉज एज पे डिपेंड करता है टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। ओके, तो एज 60 इयर्स, इज रनिंग ए क्लिनिक। ओके, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2020 is as under। सर ये इनकम एक्सपेंडिचर देख के आपको क्या फीलिंग आ रहा है? ये किस क्या ये किस तरह का क्वेश्चन है? कौन सा हेड का क्वेश्चन है? इनकम एक्सपेंडिचर देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? सैलरी नहीं सर, ये तो पीजीबीपी का है, इनकम अंडर द प्रोफेशन का है। बिकॉज जो लोग प्रोफेशन हैंडल करते हैं ना, उनका ही ऐसा इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं। और ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली बता रहे हैं कि रनिंग ए क्लिनिक, तो एक डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर तो एक प्रोफेशन संभालते हैं, तो प्रोफेशन का क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, वो पीएल जैसा भी हो सकता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे भी हो सकता है, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर जैसा भी हो सकता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर नॉर्मली आप लोग इसमें करते होंगे, एनपीओ करते के वक्त करते होंगे, तो ठीक है, यहाँ पर एनपीओ इज नॉट द इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये फैक्ट यहाँ है ऐसा कि जो निरंजना है रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसका 60 साल का एज है, वो एक क्लिनिक चलाते हैं, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने गिवन है एज ऑन March 31st 2020 का। ठीक है, तो एक क्लिनिक का क्या क्या खर्चा है, मैटर को बहुत सिंपल समझो। ये पीजीबीपी का क्वेश्चन है, मतलब पीजीबीपी को मेनली ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस को ध्यान, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है, उसके ऊपर ये कंप्लीट सम्स बना है। एक्सपेंडिचर देखो, अच्छा ये तो पीएल है, 2 मेडिसिन, और ये इनकम है बाय, तो इधर खर्चा है, सॉरी इधर इनकम है, इधर खर्चा है। बाय मेडिसिन कंज्यूम्ड, कितना मेडिसिन कंजम्पशन किया क्लिनिक ने? 35,38,400 का। याद रखना अमाउंट को। स्टाफ को सैलरी कितना दिया? 13,80,000 का। क्लिनिक का और भी कुछ कंज्यूमेबल्स हैं जिसमें 1,10,000 का खर्चा हुआ। रेंट पे किया 90,000 का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कुछ पे किया 2,55,000 का,
2,55,000 का। अच्छा, टू अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन कोई है अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35 बोल के रखा है, ये बीपी का एक बहुत बड़ा सेक्शन है 35, मैंने इस पे बहुत बार फोकस किया था, 1,50,000 का। अच्छा, फिर देख लेते हैं इनकम क्या क्या किया। ये सब तो मैंने आपको खर्चा के बारे में बता दिया। इनकम में देखा जाए तो बाय कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस के तौर पे उसने 58,85,850 का उन्होंने इनकम किया। इनकम टैक्स को रिफंड मिला, तो इनकम टैक्स रिफंड भी इनकम होता है, तो 5,450 का उनको रिफंड इनकम मिला, जिसपे प्रिंसिपल बोल के रखा है 5,000 और इंटरेस्ट है 450। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई के से डिविडेंड मिला है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से 10,500 का। एंड बाय विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी, ठीक है, टीवी गेम शो जैसे कि केबीसी या दादागिरी टाइप का जो भी शोज होते हैं, जिसमें टीडीएस नेट ऑफ करके 15,000 का है, लेकिन टोटल कर मिला के टीडीएस नेट ऑफ करके 15,000 का है और टोटल करके 30, तो 35,000 गेम शो उसका किया। रेंट इनकम, रेंटेड इनकम है उसका कुछ 27,000 का, 27,000 का। ठीक है सर, ये सब डेटा आपको दिया है और दोनों साइड का आप बैलेंस भी कर सकते हो। तो नेट प्रॉफिट आया है इधर आपका 4,40,000 का, दोनों साइड का टोटल दिख रहा है इतना इतना, ठीक है, टोटल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब आपको क्या देखना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जैसे कि एडिशनल पॉइंट्स में आपको गिवन है रेंट पेड इंक्लूड्स, मतलब आपने जो रेंट पे किया याद होगा आपको, या अभी आपको मैंने दिखाया कि आपने रेंट पे किया था 90,000 का, आई थिंक रेंट पेड, ये देखो रेंट पेड यहाँ पर आपको 90,000 का दिख रहा होगा। ये जो रेंट पेड हुआ है, बोल रहा है कि रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। सूरत में भी वो गुजरात के सूरत में वो रेंट पे रहते हैं, उस रेंट, वो अपने घर का जो रेंट है जिसमें वो खुद रहते हैं उसका 30,000 का पेमेंट किया उन्होंने, ठीक है, इस बिजनेस के रेंट से। समझ ही जाना कि क्या गड़बड़ हो रहा है। क्लिनिक इक्विपमेंट्स, जो उसका जो इक्विपमेंट्स है जो उसके मेडिकल क्लिनिक पे रहता है, उसमें 1 अप्रैल 2019 को उसका ओपनिंग WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू है 5 लाख का, और 7/12/2019 को मतलब 7 दिसंबर 2019 को, गजब का पॉइंट है, आज हम लोग 8 दिसंबर में कर रहे हैं, एक्वार्ड कॉस्ट बाय चेक, एक्वार्ड कॉस्ट बाय चेक मतलब एक्वार्ड किया 2 लाख का कुछ मशीन उन्होंने एक्वार्ड किया, ठीक है। Rent received relates to a property situated at Surat. Rent received relates to property situated at Surat. Gross annual value 27,000. कितना बोला? Gross annual value rent received जिसने किया उसका GAB है 27,000 का. Municipal tax rupees 2,000 paid in December 2019 has been included in the administrative expenses. मतलब यहाँ पर जो administrative expenses 2,55,000 का है ना, इस administrative expense के अंदर municipal tax का 2,000 include हो गया है। They received salary of 7,500 per month from Full Cure Hospital. वो जो Full Cure Hospitals में वो काम करते हैं, वहां से उनको which has not been included in the consultation and medical charges. मतलब ये जो उसका कंसल्टेशन और मेडिकल चार्जेस इधर आपको शो या ना, ये इस कंसल्टेशन चार्जेस के अंदर ये 7,500 का पर मंथ का सैलरी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना पॉइंट पे, इसके अंदर वो नहीं आता है। तो कंसल्टेशन और इसमें अंदर अगर वो चार्जेस नहीं है तो ये क्या है, ये तो सैलरी है, पूरा का पूरा साफ दिख रहा है। फिर और पूछा है सर, डॉक्टर निरंजना अवेल्ड लोन ऑफ 5,50,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ अ डॉटर। एक इंसान के जीवन में जो जो हो सकता है वो तो होगा ना सर, उसी के बेसिस में उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते हैं कि भाई टैक्स पे करो या समथिंग। तो 5,50,000 ऑफ अ डॉटर, she repaid principals of rupees 1 lakh and interest thereon 55,000 during the 1920. She paid 1 lakh as a tuition fee. 1 लाख का ट्यूशन फी पेमेंट किया, नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फीस और डोनेशंस, डोनेशन नहीं दिया सर, ट्यूशन फी टू द यूनिवर्सिटी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हर डॉटर। An amount of 28,000 has also been paid by check on 27 March 2020 for her medical insurance premium, मतलब 1920 के अंदर ही दिया। From the above compute the total income of Dr. Srimoti Niranjana for the assessment year 2021. तो बता दे कि समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, पहले जो भी आपको ओवरव्यू है, मतलब आपने पूरा का पूरा स्टोरी, मतलब केस क्या है ये समझ गए। सपोज मान के चलो कि आपके पास ही आया निरंजना, डॉक्टर श्रीमती निरंजना आपके पास आया और आपको बोल रहा है कि ये मेरा सिचुएशन है, आप मेरा टैक्स का कंसल्टेंसी करके दो।
कर दोगे सर? तभी ना कुछ हाँ। मजा आएगा ना सर। चलो सर, देखते हैं निरंजना को किस तरह से आप टैक्स कंसल्टेंसी कर पाते हो। तो एक एक करके समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने जैसे बताया कि उसको सैलरी मिला था, याद है? ये देखो, ये वाला पॉइंट उसको सैलरी से डिनोट कर रहा है कि रिसीव्ड सैलरी ऑफ 7,500। तो आपको देखो यहाँ पर मेनली तो बीपी है, पूरा समझ में आ रहा है कि नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है। मेनली बिजनेस एंड प्रोफेशन है, नेट प्रॉफिट से रेक्टिफाई करना है, बिकॉज नेट प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ है। जैसे कि गड़बड़ एकदम डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल कुछ पॉइंट्स है, जैसे एक बार ओवरव्यू में दे सकता हूँ। डिविडेंड इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है, तो बीपी में क्या कर रहा है? विनिंग फ्रॉम गेम शो तो अदर सोर्स का है, यहाँ पर क्या कर रहा है? ठीक है। इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्स का है, यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, रेंट पेड के अंदर जो 90,000 है वो तो ठीक है, लेकिन 30,000 का तो अपना घर का रेंट पे कर दिया है, जो बीपी में क्यों क्या कर रहा है? अच्छा, फिर आपका अमाउंट साइंटिफिक रिसर्च पे कर सकता है, तो नहीं सर, साइंटिफिक रिसर्च अलग से उसमें डिडक्शंस मिलता है। हाँ। साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शंस मिलेगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो है वो उसको मिलना चाहिए था, वो प्रॉपर्ली यहाँ पर डिप्रिसिएशन कुछ बताया नहीं है, तो उसका कैलकुलेशंस दिखाना पड़ेगा आपको। फिर वो जो रेंट रिसीव कर रहा है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, उसका क्या होगा? तो इस तरह का जो है उसको आपको बीपी में रेक्टिफाई तो करना है, ठीक है। और ये सब तो ETC से ATU का सेक्शंस है। ये जो निरंजना को जो डॉटर के लिए वो लोन लिया है, या फिर जो डॉटर के फुल टाइम पेमेंट के लिए ट्यूशन फीस दिया है, ये सब चैप्टर 6A का है, 80C से लेके 80U का। ओके, चलो देख लेते हैं एक एक करके। तो इनकम फ्रॉम सैलरी बड़ा इजीली आपको समझ में आ रहा है, 7,500 करके 12 महीने का सैलरी कितना हो जाएगा सर? 90,000। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट बताना। बेसिक सैलरी 7,500 करके 12 इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सैलरी हेड में आएगा, और सैलरी हेड के तहत उसको एग्जेम्पशंस में मिलेगा, डिडक्शंस में मिलेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन IA 90,000 का उसका सैलरी है, और 50,000 का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शंस है सर सैलरी में। याद है ना सर आप लोगों को सैलरी करते हुए 50,000 का डिडक्शंस सैलरी के प्रो फॉर्मा में हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे इसको। तो 90,000 का आपका बेसिक सैलरी है, और वहां से स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको देना पड़ेगा 50,000 का। तो अल्टीमेटली आपका इनकम अंडर दैट सैलरी इसका होता है इनका 40,000 का। ये सैलरी हेड में चला गया, ठीक है। अब देख लेंगे सर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का देख लेते हैं, फिर बाद में PGPP देखते हैं ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका GAV कितना है सर? रेंट जितना रिसीव कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर तो सेम पॉइंट कि कोई इसके बारे में तो कुछ गिवन नहीं है, मतलब वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है सर, दैट इज इसके बारे में कुछ बोला नहीं है कि फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब तो कुछ बताया नहीं ना। फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब कुछ बताया नहीं, तो जो रेंट रिसीव कर रहा है वही उसका GAV होगा। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 40,000 होता है ना सैलरी में। नहीं, सैलरी में अभी 50,000 है, वो तो चेंज हो गया है। वो तो 18-19 में था, प्रीवियस ईयर 18-19 में था वो 40,000। वो अभी न्यू अमेंडमेंट आ चुका है, तो हम लोग तो इस बार करने के टाइम पे बताया भी था कि वो 50,000 होता है। याद रखना उसको, वो 50,000 होगा, ठीक है। आपका असेसमेंट ईयर 2021 में ये 50,000 है, जब असेसमेंट ईयर 1920 था तब वो 40 था, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, तो आपका GAV 27,000 क्लियर है? हेलो सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 क्लियर है सर? यहाँ पर तो हाउस प्रॉपर्टी वगैरह तो बड़ा इजी ही चल रहा है, बिकॉज आपको GAV कैलकुलेशंस में ज्यादा ध्यान, मतलब ज्यादा झमेला नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम क्या हो जाता है ना, GAV कैलकुलेशंस करने के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आते हैं बाबा फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं GAV कैसे कैलकुलेट करूं? अगर फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं है, तो आपका जो रेंट रिसीव्ड है या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वही आपका GAV होता है, याद रखिएगा प्लीज। अच्छा, 27,000 से आप म्युनिसिपल टैक्सेस लेस तो जो आपको गिवन था क्वेश्चंस में, ये देखो म्युनिसिपल टैक्सेस 2,000 का यहाँ बोल के रखा था। The municipal taxes 2,000 paid in December 2019 has been included in the administrative expenses. तो यहाँ पर ये चीज आप एडमिनिस्ट्रेटिव में घुसा दिए, that's a different thing, but आपका म्युनिसिपल टैक्सेस 2,000 है, ये आपको पता है। तो इसलिए 2,000 का जो है वो आप लेस करो, फिर आपको NAV मिल गया, तो आपका NAV हो गया 25,000 का। यहाँ से आप
एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 24 के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शंस पे कर दो 30%। तो 25,000 का 30% 7,500 का, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गया 17,500। सर प्लीज बताना सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी क्लियर ऑल ऑफ यू? सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछ लो सर एक बार। प्रीति, मौसमी बताना, एनी प्रॉब्लम इन सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस? ना सर। ओके, तो अगर सैलरी हाउस प्रॉपर्टी हो गया तो यहाँ पर कैपिटल गेन तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट बीपी तो है सर। अब बीपी कैलकुलेशंस करने के टाइम पे हम लोग उसको क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से, बट ये तो इसका प्रोफेशन है ना, तो इसलिए बिजनेस ना बोल के सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन राइट करना भी कोई बुराई नहीं है। तो आप चुपचाप लिख सकते हो इनकम अंडर द हेड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जो आपको ठीक लगे। तो इसको रेक्टिफाई करना है, बिकॉज कुछ तो गड़बड़ है, कुछ इनकम आपको प्रोफेशंस में शो नहीं करना चाहिए था, आपने शो कर दिया। तो 4,40,000 का आपका नेट प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपका नेट प्रॉफिट गलत है सर। ये जो नेट प्रॉफिट आपका है ना, ये नेट प्रॉफिट आपका गलत है। तो इसी नेट प्रॉफिट को आपको ठीक करना है। आप लोग जानते ही हो, ये हम लोग बीपी के ऊपर क्वेश्चंस करके रखे हैं। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये आप रेक्टिफाई दिस। जो अलाउड है उसको टच नहीं करना है, मतलब जो ठीक ठाक खर्चा है, ठीक ठाक इनकम है, जो आपने सही तरह से पीएल में देके रखे हैं या इनकम एक्सपेंडिचर में देके रखे हैं, उसको मत छूना। सिर्फ उसको छूना है जो अलाउड नहीं है, मतलब जो इनकम अलाउड नहीं है उसको ठीक करना है, और जो एक्सपेंस अलाउड नहीं है उसको ठीक करना है। ठीक है, जो अलाउड है उसको देना है। ठीक है, और जो अलाउड ऑलरेडी गिवन है, मतलब ठीक ठाक किया है, उसको कुछ नहीं करना है। तो चलो इसको देख लेते हैं, तो क्या क्या इस पे हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर हम नेट प्रॉफिट के साथ पहले देखें कि उसका जो भी इनकम है, वो सब जो इनकम उसने ऐड करके रखा था उसको तो पहले हटा दो। आइटम्स ऑफ इनकम टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, जैसे कि रेंट रिसीव्ड। सर हाउस प्रॉपर्टी का इधर क्या कर रहा है? ये तो एचपी का है ना। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई अदर सोर्स का है, इधर क्या कर रहा है? 10,500 का। आप देख सकते हो यहाँ पर अमाउंट भी, जस्ट लुक हियर। इनकम फ्रॉम अदर, डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 10,500, रेंट 27,000। क्या कर रहा है उधर? कोई काम ही नहीं है। यूटीआई भी कुछ काम नहीं करेगा तो उधर भी कोई काम नहीं है। अच्छा, विनिंग फ्रॉम गेम ऑफ टीडीएस, पूरा का पूरा जो भी आपका विनिंग फ्रॉम गेम शो है, होल अमाउंट। पहला बात तो ये अदर सोर्स का है, यहाँ क्या कर रहा है? ये तो पूरा का पूरा अदर सोर्स का है, यहाँ क्या कर रहा है? तो इसको भी आप बीपी अपना प्रोफेशंस में नहीं शो कर सकते एज ए इनकम। दैट्स रॉन्ग। एज ए टैक्स कंसल्टेंट यू हैव टू रेक्टिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो 35,000 भी आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट में गलत तरीके से ऐड होके रखे हैं। फिर आपको क्या करना चाहिए? इनकम टैक्स रिफंड अदर सोर्स का है, यहाँ क्या कर रहा है? 5450, आई होप आपको याद है। तो अल्टीमेटली 77,950 का जो भी अमाउंट लेस करना है आपने कर दिया। फिर आपको यहाँ पर नेट अमाउंट दिख रहा होगा। लेकिन अभी का बात खत्म नहीं हुआ, कुछ एक्सपेंडिचर भी ऐसा है जो आपको नहीं शो करना चाहिए था, उसको आपको लेस कर देना चाहिए। सॉरी, अलाउएबल एक्सपेंडिचर शो करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आई एम सॉरी, मैंने गलती से गलत बोल दिया कि एक्सपेंडिचर आपको शो करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। जैसे कि आपका इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, आपका जो इक्विपमेंट है उसका डेप्रिसिएशन। आप यहाँ पर देखो कि आपका इक्विपमेंट है क्लिनिकल इक्विपमेंट, किधर गया सर क्लिनिकल इक्विपमेंट? ये 1 April 2019, मतलब एकदम ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास इतने का इक्विपमेंट है 5 लाख का। सर अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो अच्छा, सबसे पहला बात क्लिनिकल इक्विपमेंट पे क्या इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा पता है? कोई आइडिया? सर मैंने आपको डिप्रिसिएशन के ऊपर पूरा एक क्लास कराया था, डिप्रिसिएशन का रेट भी बताया था सर। 15% होता है। ठीक है, देख लेना एक बार। इक्विपमेंट प्लांट मशीनरीज इन जनरल 15%, स्पेसिफिक कुछ हो तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार प्लीज वो चार्ट एक बार रिकमेंड करूंगा, आप लोग एक बार जरूर देख लेना। तो ये हो जाता है आपका 15% का रेट। तो 5 लाख का 15% आपका डेप्रिसिएशन है, ये अलाउड है सर, तो इसको आप लेस करो। और जो 7/12/2019 में आपने लिया ना, ये 2 लाख का, सर ये तो लेस देन 180 डेज है। समझ में आ रहा है ना सर? सर आपका तो 31 मार्च 2020 को तो आपका खत्म हो रहा है ना यार। तो फिर 7 दिसंबर से 31 मार्च 2020 तक का तो आपका 180 डेज से कम है। तो जो लेस देन 180 डेज है उस पे तो आपका आधा परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन शो करना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली वही आप यहाँ पर भी करोगे।
तो आधा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन शो कर दो। तो पहला बात 5 लाख पे 15%, जस्ट लुक हियर, 5 लाख पे 15% तो 75,000 का, और 2 लाख पे 7.5% 15,000 का, बिकॉज on equipments acquired during the year in December 2019 is entitled to depreciation at the rate 50% of the normal depreciations because the same are put to use for less than 180 days. जिसमें 180 दिन से कम दिन का यूज होता है उसमें आधा डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं, दैट्स व्हाई 50 बाकी परसेंटेज। तो ये सब थोड़ा थोड़ा माइन्यूट चीज को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल को करना है। अच्छा, और कुछ एक्सपेंस आपको शो करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, जैसे कि आपने इधर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35 में 1.5 लाख शो करके रखे हैं, ठीक है। जो आपने 1.5 लाख करके रखे हैं, तो अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, जितना आपने पे किया उसके बेसिस में आपको डिडक्शंस मिलता है, ठीक है। तो ये डिडक्शंस कितना मिलता है एज पर सेक्शन 35, ठीक है। 1.5 लाख का 150% करना कैलकुलेटर में, ये जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख पे 150% कितना होता है बोलो तो? 2,25,000। 2,25,000। इस 2,25,000 से आप 1.5 लाख को हटाओ जितना आपने किया इधर, 75,000 बचेगा। 75,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। 75,000 आप डिडक्ट कर सकते हो इधर से। तो ये आपका प्रोविजन है। ये सेक्शन 35 में मैंने आपको बीपी के सेक्शंस को पढ़ाने के टाइम पे बताया था, अगर आपको याद है तो अल्टीमेटली आपने डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया था, डेप्रिसिएशन लेस कर दो और 150% ऑफ दी जो डेप्रिसिएशन है, जो एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड कर रहे हो, उससे आप उसको लेस कर सकते हो। और लेस करने का तरीका याद रखना सर, आप पे कर रहे हो कितना? 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का 150 करना और उससे जो अमाउंट आएगा वहां से 1.5 लाख को हटाना, तो बाकी अमाउंट आपको दैट इज 75,000 आप लेस कर सकते हो इधर से। तो 75,000 इसलिए देखो यहाँ पर बोल के भी रखा है, additional depreciation of 50% for amount paid to scientific research associations since weighted deductions of 150% is available in respect of such payment, ठीक है। तो ये additional deductions है, ठीक है। तो 75,000 आप लेस कर दो आराम से। तो अल्टीमेटली आपको जो लेस करना चाहिए था बट आपने किया नहीं, उसको आप लेस कर दिया। और कुछ अमाउंट है जिसको आपने लेस नहीं करना चाहिए था, पर आपको लेस नहीं करने को मिलेगा, नहीं करना चाहिए था इसलिए ऐड हो जाएगा। आपको लेस नहीं करना चाहिए था बीपी में, प्रोफेशंस में, लेकिन आपने कर दिया। जैसे कि अगर आप देखो, जैसे कि आपने जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000, जस्ट लुक हियर, रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000, ये जो 90,000 का रेंट आपने पे किया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें अगर आपका जो क्लिनिक का रेंट है वो ओके है ना, क्लिनिक का जो रेंट है, ठीक है, क्लिनिक, मेरा पेन ना इधर थोड़ा दिक्कत कर जाता है, पता नहीं क्यों, प्रॉपर राइट नहीं होता। क्लिनिक का जो रेंट है वो सही है, ठीक है, बट आप घर का रेंट थोड़ी ना पे कर सकते हो प्रोफेशन से। इस तरह से तो कोई भी बोलेगा मैं जो भी घर पे करता हूँ वो सारा खर्चा मैं प्रोफेशन से लेस कर दूंगा, तो ये गलत है। तो दैट्स व्हाई ये 30,000 आपका एड बैक हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये 30,000 आपका एड बैक हो जाएगा। तो कर दो एड बैक। रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये आपका 30,000 ऐड हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, म्यूनिसिपल टैक्स जो आप ऑलरेडी आपका हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल हाउस एट सूरत इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये वहां पर क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे, तो ये आपका एड बैक हो जाएगा, ठीक है। वो तो म्यूनिसिपल का है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में देखा ना, तो उसका यहाँ पर क्या काम है। तो ये दोनों आप इधर बीपी में नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हो ना, ये बीपी में यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे आपने 2,000 लेस कर दिया, तो ये गलत है, इस तरह का आप नहीं कर सकते। तो इसको आपको ऐड बैक कर देना चाहिए, ये लेस करके आपका प्रॉफिट कम हो गया था, तो इसलिए आप इसको ऐड बैक कर दिए, तो आपका प्रॉफिट अमाउंट फिर से रेक्टिफाई हो जाएगा। तो जो ऐड करना था आपने कर दिया। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ये तो आपका बीपी का जो था हो गया, ठीक है, तो सारा का सारा बीपी इनकम आपने देख लिया। तो अल्टीमेटली ये जो आपका 4,40,000 का जो अमाउंट था, आई थिंक, हाँ, 4,40,000 को रेक्टिफाई करते करते एडलेस जो भी एडलेस आपको करना था, आई होप आपको क्लियर है कि जो इनकम आपको, अगर आप रटो ना इसको, जो आपने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या लेस किया, मैं आपको फिर से एक बार बीपी को दोहराता हूं।
आपको ऐसे रटना नहीं है कि सर क्या लेस करे क्या ऐड करे, जो अलाउड नहीं है उसी को लेके आपको चलना है, ठीक है। तो अलाउड इनकम मतलब जो डिसअलाउड इनकम है आप उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, और जो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे, सिंपल है। तो यहाँ पर आपने वही किया, पहले आपने उसको लेस किया जो आपका डिसअलाउड इनकम है, तो डिसअलाउड इनकम को आपको आपने पहले लेस कर दिया, फिर आपने क्या लेस किया, जो आपका अलाउड एक्सपेंडिचर, ये तो अलाउड था पर आपने दिखाया नहीं, फिर आपने क्या कर दिया, आपको ऐड वो करना चाहिए जो आपका एक्सपेंडिचर नॉट अलाउेबल, मतलब ये आपका डिसअलाउड एक्सपेंडिचर था, ये आपने बीपी में नहीं शो कर सकते थे पर आपने कर दिया, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूरत से ज्यादा कम हो गया था, तो इसको ठीक कर दो। समझ में आ गया ना सर? तो अल्टीमेटली आपका बीपी का देखो नेट रिजल्ट आया 229,450 का, ठीक है, ये आपका बीपी इनकम हुआ 229,450। चलो, तो ये आपका अल्टीमेटली रिजल्ट आया। तो कुछ गलत हुआ था यहाँ पर, जैसे कि वो इनकम बहुत सारा आप शो कर दिए थे जो आपका बीपी इनकम था ही नहीं। आपका बचता है अदर सोर्स का, क्योंकि अदर सोर्स तो एक अलग हेड है जो आपका टोटल इनकम के अंदर इधर देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, याद होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड का जो इनकम है वो आपका टैक्सेबल है। कहाँ मिलेगा, ये देखो इनकम टैक्स रिफंड कहें, ये देखो इनकम टैक्स रिफंड प्रिंसिपल्स 5,000 का, इंटरेस्ट 450 का, दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल जो रिफंड आपको मिल रहा है ये आपका इनकम नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वही आपका इनकम है, ठीक है, बिकॉज आपने तो टैक्स भरा था तो वो आपका इनकम कैसे, रिफंड में अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो दैट इज मोर लॉजिकल ना, रिफंड में अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो वो आपका इंटरेस्ट माना जाता है और वो आपका इनकम है अदर सोर्स में। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इसमें देख लेता हूँ क्या क्या होना चाहिए, बिकॉज इसमें सेक्शंस काम करता है और अदर सोर्स में तो आपका अलग रेट ही काम करता है, तो देख लो एक बार उसको। तो अल्टीमेटली डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई आपका एग्जेम्प्टेड होता है, ये आपको मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ाया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 35, सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, डिविडेंड फ्रॉम इंडिया। तो डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 10,500 एग्जेम्प्टेड है 1035 के तहत, बिकॉज वो पहले ही वहां पर ना सीबीडीटी इसके वो टैक्स काट लेता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के तहत, इसलिए। तो अल्टीमेटली ये 450 रह गया, और विनिंग फ्रॉम गेम शोज एंड टीवी 35,000 प्लस 15,000 ये आपका नेट करके था, तो अल्टीमेटली 15,000 का टीडीएस था और 35,000 का विनिंग था, तो वो 15,000 तो वहां पर आपको जरूरत नहीं था बिकॉज वो तो आपका टीडीएस था। इधर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूरा का पूरा टैक्स अमाउंट भी इधर ऐड हो जाएगा और पूरा का पूरा 15,000 आपका इनकम मान लिया जाएगा, पूरा का पूरा 15,000, तो 35 प्लस 15 50,000 का, और ये टीडीएस अगर कुछ भी है वो बाद में आप लेस कर सकते हो 80C से 80U में, ठीक है। ये टीडीएस अगर यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो ना तो बाद में आप लेस कर सकते हो, तो 50,450 का आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम आपका क्या हो जाएगा 337,400 का, 3,37,400 का, सब कुछ ऐड करके अदर सोर्स इनकम, बीपी इनकम एंड सैलरी इनकम, अदर सोर्स बीपी सैलरी, क्लियर है ना। अदर सोर्स सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीपी, अदर सोर्स, चारों का चारों हेड था यहाँ पर, 5, शायद कैपिटल गेन शिफ्ट नहीं था। अच्छा, और कुछ 80C के कुछ है सर, तो 80C क्या क्या है एक बार देख लो। चैप्टर 6A के तहत आपका क्या क्या है, जैसे कि आपने जो ट्यूशन फीस पे कर रहे थे ना आपके बच्चे के लिए, वो 80C में 1.5 लाख तक का छूट है। अब एक बार वो 80C से 80U का सेक्शन एक बार जरूर चेक करना, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। मैं आपको इधर से पहले बता दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा माइन्यूटली देखना एक एक पॉइंट। जैसे डॉक्टर निरंजना जो है सी पेड 1 लाख एज ए ट्यूशन फी नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट और डोनेशंस या डेवलपमेंट फीस नहीं दे रहा है, ट्यूशन फीस दे रहा है जो प्योरली अपने बच्चे के एजुकेशन के काम पे आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख आपको 80C के तहत आपको लेस करने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये भी आपको लेस करने को मिल जाएगा, और ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है ये भी पूरा का पूरा अमाउंट आता है। तो ये सेक्शंस आपको कैसे रीड करना है मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन यहाँ पर कैसे आपको शो करना है पहले मैं आपको वो बता दूं। यहाँ पर आपको 80C के तहत एजुकेशन ऑफ अ डॉटर पूरा का पूरा 1 लाख डिडक्ट हो जाएगा। सेक्शन 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुल्ली अलाउड सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन, अगर वो सीनियर सिटीजन ना होता तो पूरा का पूरा अलाउड नहीं था। सेक्शन 80E के तहत इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन इज डिडक्टेबल 55,000, ठीक है, ये अमाउंट भी वो डिडक्ट कर सकता है 80E के तहत। तो अल्टीमेटली उसका डिडक्शंस हो गया 1,83,000 का, तो अल्टीमेटली उसका टोटल इनकम हो गया 1,54,400 का,
ठीक है। तो जितना सारा सेक्शंस था आपने सभी सेक्शंस को यूज कर लिए, जो भी आपका डेटा था आपने पूरा का पूरा यूज कर लिए। कुछ चीजें आपको यहाँ पर नोट में मैं बता के रखा, देखो आप। तो प्रिंसिपल amount received towards income tax refund will be excluded from computation of total income. Interest received will be taxed under income from other source. मतलब आप प्रिंसिपल जो भी है उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होता, बट इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होते हैं। Winning from game shows on TV should be grossed up for the chargeability under the head income from the other source, that is 35,000 plus 15,000. Thereafter, while computing tax liability, ये जो TDS 15,000 का है ना सर, should be deducted to arrive at the tax payable. देखो इसका तो टैक्स अमाउंट नहीं आ रहा है, बिकॉज इसका तो 2.5 लाख तक नहीं पहुंच रहा है। अगर मानो कि इसका टैक्स लायबिलिटी होता तो ये 15,000 वो वहां पर डिडक्ट कर सकता था, ठीक है। 15,000 तो लेस कर सकता था, पर इसका तो टैक्स लायबिलिटी होगा ही नहीं, बिकॉज इसका 1,54,400 का टोटल इनकम आ रहा है। अगर उसका टैक्स लायबिलिटी होता, सपोज उसका टैक्स लायबिलिटी होता 30,000, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 30,000 का टैक्स लायबिलिटी होता तो टीडीएस के तौर पे 15,000 डिडक्ट कर सकता था, तो 15,000 का अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी देना पड़ता था, बिकॉज वो टैक्स ऑलरेडी आपने उसको दिया था, तो वो उसको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रहा है, इसलिए ये टीडीएस डिडक्ट करने का मौका आपको नहीं मिल रहा है। should be deducted to arrive at the tax payable. अच्छा, winning from game shows are subject to tax of 30%. याद रखिएगा कि जो भी वो विनिंग से कमा रहा है वो अदर सोर्स इनकम जरूर है, बट इसका टैक्स रेट 30% है एज पर 115 BB, जो हमने आपको अदर सोर्स के टाइम पे आपको पता चला था। And Niranjana is staying in rented premises in Surat itself. She should not be eligible for. अच्छा, जो रेंट में रहते हैं ना, तो 80 GG के तहत अमाउंट जो करने को मिलता है, बट 80 GG में वो रेंटेड अमाउंट उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज उसका अपना एक घर है जो उसने लेट आउट करके रखा है। मतलब अगर उसका घर नहीं होता और सिर्फ रेंट पे वो रहता तो डिडक्ट करने को मिलता 80 GG में, बट उसका तो घर है, उसका घर है, फिर भी वो किसी और जगह में रेंट पे रहते, सुविधा के कारण हो सकता है कुछ बेनिफिट मिलता होगा उसको, आने जाने में सुविधा हो। तो अगर किसी का अपना घर हो फिर भी वो लेट आउट में रहते हैं, तो उसको 80 GG में वो सुविधा नहीं मिलते, रेंटेड प्रीमाइसेस का जो सुविधा वो डिडक्ट करने का। बट इस केस में उसको इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज उसका ऑलरेडी घर है, फिर भी वो रेंट पे रहते हैं, तो इसलिए उसको ये सुविधा नहीं मिलेगा। तो ये था डॉक्टर निरंजना का पूरा कंप्लीट था। आपको मैं डिडक्शंस के चैप्टर में एक बार लेके चलता हूँ, डिडक्शंस को कैसे आप घर में गो थ्रू करने से आप इसको आराम से मतलब यूज कर सकते हो। ये रहा आपका कैप्सूल्स में मैं देके रखा सब कुछ, आप एक बार प्लीज कैप्सूल रीड करना, बिकॉज कैप्सूल में सारा का सारा जो डिटेल्स है ये दे के रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अब एक बार देखो यहाँ पर कुछ सेक्शंस जो मैंने अभी आपके साथ बात किया, जैसे कि 80C में आपके साथ अभी क्लास में चर्चा हुआ अभी कुछ एक क्वेश्चंस में। 80C में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ आते हैं, बट हमारे यहाँ पर क्या आया सर, ट्यूशन फीस टू एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी 2 चिल्ड्रेन, याद है सर। तो सम पेड और डिपॉजिट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। तो यहाँ पर कितना था सर, 1 लाख का था, तो पूरा का पूरा 1 लाख यूज कर लिए। मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शंस 80CE इसके साथ कनेक्ट करते हैं। मैक्सिमम परमिशिबल डिडक्शंस मतलब 80CCE बोलता है कि 80CE, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 तीनों को मिला के मैक्सिमम लाख तक के मिलेगा। मतलब चाहे किसी का 80C हो, ये 80CCC है और 80CCD है, ठीक है। 80CCC मिलता है अगर किसी का कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स है, उसमें भी मैक्सिमम 1.5 लाख, और 80CCD जो है वो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें भी उसको 1.5 लाख तक ही मैक्सिमम मिल सकता है। ये तीनों मिला के, ठीक है, 80C, 80CCC, 80CCD तीनों मिला के 1.5 लाख तक ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ट्यूशन फीस कैसे यूज हुआ आपको समझ में आ गया। अच्छा, फिर और एक सेक्शन था जो अभी हम लोगों ने किया, जो सेक्शन था एक बार देख लेते हैं कौन सा सेक्शन था। यहाँ पर 80D था, मेडिकल इंश्योरेंस। तो एक बार मेडिकल इंश्योरेंस देख लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में क्या कहता है 80D। जस्ट लुक हियर, ये सब सेक्शंस बड़ा पॉपुलर है सर, सेक्शन 80C, 80CCC, 80D, वेरी पॉपुलर। मेडिकल इंश्योरेंस, जस्ट लुक हियर, any premium paid otherwise than buy of cash to keep in force insurance on the health of in case of an individual, self, spouse and dependent children। मतलब खुद के लिए हो सकता है, स्पाउस के लिए हो सकता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हो सकता है। इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर ऑफ HUF हो सकता है। प्रीमियम पेड
और अमाउंट कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस मतलब आपका हेल्थ स्कीम, कुछ एक है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सब्जेक्ट टू ए कैपिटल ऑफ 25,000। अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो आपको मैक्सिमम 25,000 तक मिलता है, बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको मैक्सिमम 50,000 तक मिलता है। और आपके इस पर्टिकुलर सम्स में कितना अमाउंट यूज किया गया था सर? 28,000 का, जो 50,000 तक के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा 28,000 को लेस किया गया। सर बताना सर, आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किस तरह से आपको ओवरऑल कंसेप्ट को यूज करना चाहिए इनकम टैक्स में, और किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? हेलो है विशाल, दादा, उससे बच्ची रोशनी, है दादा। ओके। तो जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं ना, आपको इसी तरह से पढ़ाई करना है, तो जाके आप हर एक पॉइंट पे किसको कहाँ यूज करना है आप तभी कर पाओगे। ऐसे ही मतलब देखो, मैं कितना भी आपको पढ़ा दूं, जब आप खुद से, जब तक ये सब चीज को खुद से रेडी ना करो ना, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो आप बात को समझो। अच्छा, 80E को भी एक बार देख लेते हैं। इसको 55,000 का जो मिला है, ये क्यों मिला है? ठीक है, तो 80E में चलते हैं। बाकी सेक्शन एक बार प्लीज घर में पढ़ना, प्लीज सर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज एक बार सेक्शंस को गो थ्रू कर लेना। 80E नहीं मिल रहे, मैं आपको पहले कैप्सूल लेते हुए सो जाओ। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, interest on loan taken for any financial institution or approved charitable institutions. Such loan is taken for pursuing his higher education or higher education of his or her relative, that is अपने बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए, मतलब स्पाउस के लिए हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए हो सकता है, इंडिविजुअल और स्टूडेंट्स फॉर होम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्डियन, जिसका लीगल गार्डियन है उसके लिए इंटरेस्ट मतलब एजुकेशन लोन दिया है। डिडक्शंस कितना मिलेगा? द डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट पेमेंट इन द इनिशियल असेसमेंट ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड 7 assessment year immediately succeeding the initial assessment year। अच्छा, या फिर क्या मिल सकते हैं? until the interest is paid in full by the assessee whichever is earlier। मतलब कब तक मिलेगा? the deductions available for interest payment is the initial assessment year, मतलब starting assessment years में मिलेगा। ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कब करने को मिलेगा? जब से उसका पेमेंट चालू हो रहा है। एंड 7 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द इनिशियल असेसमेंट ईयर, मतलब जब से उसका पेमेंट चालू हो रहा है उसके बाद अगला 7 साल असेसमेंट ईयर तक वो पेमेंट मतलब डिडक्शंस ले सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट का। या फिर अगर इंटरेस्ट पेमेंट एक बार में कर रहे हैं तो दोनों में से जो एक बार में हो रहा है, जो पहले होगा वहां ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो 55,000 था पूरा का पूरा ही वो यहाँ पर लिया है, तो एकदम अलाउड है सर। 55,000 जो पूरा का पूरा वो ले रहा है। 5,50,000 का लोन था। See, prepaid principals of 1 lakh and interest they are on 55,000 during the assessment year 1920। पूरा का पूरा एक ही बार में ले रहा है, इसलिए पूरा का पूरा 55,000 और 1920 में लेस करके दिखा सकते हैं। तो जाके उसका इनकम आ गया 1,54,400। क्लियर सर? क्लियर ना सर? मिस्टर ये निरंजना का सम्स था डॉक्टर, ये सम्स डॉक्टर निरंजना का था। यस, डॉक्टर निरंजना क्लियर है ना सर? अच्छा सम्स है सर, बहुत अच्छा सम्स है। मौसमी बुझते हुए रहे तो प्रीति বল বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। একবার ভালো করে আমি যখন শেয়ার করে দেবো বাড়িতে একবার নিজেদের প্র্যাকটিস করবি। প্র্যাকটিস না করলে এগুলো মনে থাকে না, আমি ওই জন্য বারবার বলে দিচ্ছি। क्वेश्चंस खूब कठिन है ना, बस पेपर गुलोके कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चंस कभी भी बहुत टफ कुछ नहीं होता है। यू हैव टू कनेक्ट दिस थिंग्स। अगर कनेक्ट नहीं करोगे तो इतना, ये सब तो रेगुलर चीजें हैं, डे टू डे लाइफ का है, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। दिल से पढ़ो, दिल से समझो। इनकम टैक्स समझते इसको, सबसे या सरकार का डिसीजंस के बारे में समझना है ना, तो इनकम टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ मानता हूँ प्रोविजंस बहुत है और दिमाग बहुत खाते हैं, बट सभी तो समझना पड़ेगा ना कि पूरा कंट्री का पॉलिसी आपको समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है? चलो मिस्टर पूर्वी, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना। क्वेश्चंस पढ़ने के टाइम पे
एकदम कंजूसी नहीं करना है, मतलब हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस बढ़ना धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी पॉइंट छूटे ना। हमेशा मौसमी स्पेशली मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम ना बहुत हड़बड़ करता हो, तो हड़बड़ नहीं करना है, एकदम आराम से ठंड दिमाग से क्वेश्चंस रीड करना चाहिए, तभी गलती कम होता है। पूर्वी का एज क्या है? 55 साल का, मतलब 60 साल के नीचे, पहले ही समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करता है। कोई अगर डिडक्शंस में अगर उनको एक्स्ट्रा मिलता है तो वो भी डिपेंड करता है, तो ये सब चीज आपको पहले ही समझ लेना। तो मिसेस पूर्वी 55 का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सी मेंटेन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, सी मेंटेन्स हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, मतलब ड्यू बेसिस में नहीं करता। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जब जब मिलता है, जब जब देता है, तभी वो काउंटिंग करता है, ड्यू बेसिस में कुछ नहीं करता। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2020, सेम टू सेम। वो एक डॉक्टर। अच्छा, इसका एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, एज पर चार्टर्ड फर्म के हिसाब से समझना है आपको। अभी एक चार्टर्ड फर्म का क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। चार्टर्ड फर्म, कॉस्ट फर्म, जैसे जैसे होते हैं सर फर्म, वैसा ही आप चार्टर्ड फर्म भी समझ सकते हो, कॉस्ट फर्म भी समझ सकते हो, सीएस फर्म भी समझ सकते हो। सैलरी टू स्टाफ 15,50,000, इतना सैलरी दे रहा है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट्स, जो आर्टिकल असिस्टेंट्स उनके फार्म में काम कर रहे हैं, 1,37,000। इन्हीं को देके तो काम करवाते हैं सर, सस्ते में मिल जाता है। अपनी सी इंस्टीट्यूट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सी इंस्टीट्यूट ने तय किया कि मिनिमम स्टाइपेंड 3,000 का देना पड़ेगा, तो मिनिमम 3,000। बट हाँ सर, अगर लड़का और लड़की मतलब जो काम कर रहे हैं, आर्टिकल अगर दिमाग वाला है ना, तो वो बना लेते हैं सर, क्योंकि वो पूरा एक एम्प्लॉय का ही काम करता है, वो भी 3 साल तक। मजा है सर, बहुत मजा है इस काम में। अच्छा, इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट, 13,000 का इंसेंटिव दे रहे हैं आर्टिकल असिस्टेंट को। और क्या खर्चा कर रहे हैं सर? ऑफिस रेंट 12,24,000 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,22,000 का। मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस के लिए खर्चा किया 31,600 का। परचेस ऑफ कार फॉर ऑफिस यूज, एक कार खरीदा सर 80,000 का। रिपेयर, मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार 4,000 का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है बिजनेस प्रोफेशंस में 5,25,000 का। 3,000 का म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया इन हाउस रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, हाउस पेड रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इनकम क्या क्या किया वो तो देख ले। फीस कितना मिला उनको? अच्छा, बहुत पॉपुलर काम है एक चार्टर्ड का, ऑडिट किया उन्होंने। ऑडिट किसे इनकम हुआ 27,88,000। टैक्सेशन सर्विस दिया 15,40,300 का। अच्छा, कंसल्टेंसी चार्जेस किया, बिजनेस कंसल्टेंसी करते हैं ये लोग, चार्टर्ड के पास, कॉस्ट अकाउंटेंट के पास ये सब सुविधाएं होते हैं, नॉलेज होते हैं। 12,70,000 का कंसल्टेंसी दिया। कुल मिला के 55,98,300 का इनका इनकम हुआ। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट देके रखा जहां से कंपनी को डिविडेंड मिला है 10,000 to 524 का, 10,524 रुपए का उनको डिविडेंड मिला। बहुत अच्छा सर, इनकम कर रहा है तो इनकम को यूज कर रहा है। यूटीआई से भी उनको डिविडेंड मिला 7,600 का, बहुत अच्छा। अच्छा, ऑनरेरियम, मतलब कुछ सम्मानित, कुछ पैसा मिला, जैसे कि ऑनर में मतलब सम्मान में मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने किसी यूनिवर्सिटीज का पेपर चेक किया, किसी यूनिवर्सिटी का पेपर चेक किया, रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर वैल्यूएशंस ऑफ आंसर पेपर, ठीक है, जहां से उनको 15,1800 का कुछ अमाउंट मिला। अच्छा, उन्होंने कुछ रेंट भी रिसीव किया फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट करके, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है सर, 85,600 पक्का पता चल रहा है। और वो सब तो अदर सोर्स इनकम आपको दिखाई दिया। कुछ एडजस्टमेंट भी देके रखा है, बड़ा लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट है, एक बार गो थ्रू करते हैं। अलाउबल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, जो मोटर कार उन्होंने परचेस किया था ना, उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% अलाउबल है। अच्छा, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशंस, वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट से कुछ बेनिफिट लिए, कुछ वैल्यू लिए प्रोफेशंस के तौर पे 10,500 रुपए का। इंसेंटिव्स टू आर्टिकल असिस्टेंस रिप्रेजेंट अमाउंट, मतलब जो इंसेंटिव्स दिया ना सर, यहाँ पर ये जो इंसेंटिव्स यहाँ पर शो किया था, दिस इंसेंटिव्स कहाँ चला गया, ये वाला इंसेंटिव टू आर्टिकल 13,000 का इंसेंटिव दिया ना, तो ये जो इंसेंटिव्स था, ये इंसेंटिव्स के अंदर क्या बोल रहा है,
incentives to article assistants represent amount paid to two article assistant for passing IPCC examination, मतलब सीए इंटर का जो पुराना नाम है, IPCC पास किया था at first attempt में, इसलिए उनको कुछ पे किया था, ठीक है, इंसेंटिव्स दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया, बड़ा खुश होकर इंसेंटिव दे दिया. Repairs and maintenance of car include 2000 for the period of 1st October 2019. Repairs and maintenance of car include 2000 for the period of from 1st of October 2019 to 30th September 2020 तक का क्या है. सैलरी इंक्लूड 30,000 टू एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो जो सैलरी वो दिया है ना, सैलरी जो वो दिया है उसमें एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को भी सैलरी दिया, ये वाला जो सैलरी है स्टाफ में, तो सैलरी जो दिया उसमें जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट थे उसको कैश में पेमेंट किया फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट, मतलब पेमेंट किए वो बहुत अच्छा, पर कैश में इतना करोगे 10,000 से ज्यादा तो मुश्किल है ना, तो वो आपको मुश्किल कर देगा, उसको आपको नहीं मिलेगा वो इतना सारा, आप डिडक्शंस नहीं कर सकते क्योंकि कैश का अप्रूव नहीं होता, तो इस तरह से तो लोग 10,000 से ज्यादा कैश आपको डिडक्शंस करने नहीं देता है, तो याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बोल के रखा. ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर, आप एक फॉरेन टूर पे गए थे, 32,000 का एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुआ वहां पर, which was within the RBI norms, जो भी आपने एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार आपने उस 32,000 को खर्चा किया, एकदम फॉरेन एक्सचेंज रूल्स फॉलो करके. अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ, आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यूज करके रखे यहाँ पर, ठीक है, ये जो चार्टर्ड है इन्होंने एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर के रखे हैं, किसके नाम पे देखना एक बार प्लीज, ये 80D के अंदर आ रहा है, आप समझ ही पा रहे हो. डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन, उनका एक डिपेंडेंट भाई है और उनका एक बड़ा बच्चा है, मतलब मेजर सन है जो भी डिपेंडेंट है, मतलब मेजर मतलब 18 से ज्यादा है और उन पे डिपेंडेंट है, ऑन हर अमाउंट्स टू 5,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली, जो आप कैश में पे कर रहे हैं. अच्छा, सी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. चलो सर, क्या सर चार्टर्ड का कैलकुलेशंस हो जाएगा, चार्टर्ड का कैलकुलेशंस कर लो सर, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप लोग इनका टैक्स कंसल्टेंसी कर दो, चलो देख लेते हैं, हो जाएगा शायद ये सम्स. बड़ा इजीली हो जाना चाहिए. तो आप यहाँ पर इसका सैलरी तो कुछ दिखा नहीं, सैलरी कुछ दिखा सर, मुझे तो कुछ नहीं दिखा. हाउस प्रॉपर्टी दिखा, पीजीबीपी दिखा एंड अदर सोर्स दिखा, सैलरी तो मुझे कुछ शो नहीं हुआ. हाँ सर, एचपी से शुरू होगा सैलरी, एचपी से शुरू होगा, सैलरी नहीं है तो एचपी से शुरू होगा, वेरी गुड. तो अगर हम लोग इसका हाउस प्रॉपर्टी देख ले तो चलो पहले हम लोग वर्किंग्स कर लेते हैं, जो जो वर्किंग्स है, तो एक बार क्वेश्चंस पे जाएंगे और फिर देखेंगे हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम किया इन्होंने, 85,600 का है ना, तो 85,600 का उसका क्या हो जाएगा, जीएबी हो जाएगा. सेम टू सेम बात है, एक चीज देख रहे हो आप कि जब कंप्लीट सम्स होता है तो जीएबी कैलकुलेशंस में ज्यादा झमेला नहीं कर रहा है, सिर्फ जब कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी का सम्स देगा तभी आपको जीएबी कैलकुलेशंस के ऊपर जो स्टैंडर्ड, फेयर, एआरआर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, उसमें झमेला है. बट टोटल इनकम में ना नॉर्मली डायरेक्टली दे देते हैं, बिकॉज इसमें आपको बहुत सारा चीज एक साथ करना होता है. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 85,600. अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे 3,000, ये तो आपको पता चल ही रहेगा, ये देखो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,000 का है, तो 85,600 से 3,000 पे कर दो तो नेट एनुअल वैल्यू मिल जाएगा आपको 82,600 का. वेरी गुड सर, तो 82,600 और यहाँ से आपको डिडक्शंस भी मिल जाएगा, बिकॉज वो तो मिलता ही है सभी केस में 30% ऑफ एनएवी सेक्शन 24 के तहत, तो आपको 24,780, ठीक है, तो 24,780 का डिडक्शन है आपका, तो अल्टीमेटली आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना हो जाता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाता है 57,820. करके देख लो एक बार, मैं जो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप एक बार कैलकुलेटर जरूर चला लेना सर. कर रहे हो सर, क्या कैलकुलेटर यूज तो कर रहे होंगे ना, या नहीं, कैलकुलेटर तो कम से कम यूज कर लो. अच्छा, इनकम अंडर दी हेड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशंस का भी देख लेते हैं एक बार, बिकॉज ये सबसे बड़ा खेल है यहाँ पर. तो एक बार पीजीबीपी सॉल्व हो जाए तो बाकी खेल तो एकदम इजी है. तो आपने हाउस प्रॉपर्टी देख लिया सिक्वेंशियली, अब आपको पीजीबीपी देखना चाहिए.
क्या गड़बड़ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, बेसिकली पीजीबीपी का कैलकुलेशंस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा, कि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसको चेक करना है। तो पहले देख लेते हैं उसका नेट प्रॉफिट कितना है पीएल का, इनकम एक्सपेंडिचर में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है सर, नेट प्रॉफिट गिवन है 9,28,224, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड होना चाहिए और क्या लेस होना चाहिए, क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा, समझ में आ रहा है ना सर। तो पहले देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड होगा, एक्सपेंस डेबिटेड बट नॉट अलाउडेबल, मतलब जो एक्सपेंस इसका डेबिट हो चुका है बट वो अलाउड नहीं है, तो चलो उसको ऐड कर देते हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि पहले लेस करो पहले ऐड करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, या एज पर आपके हिसाब से आप कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चंस में ज्यादा वेटेज मिले आप उसके हिसाब से कर लेना। अच्छा, सैलरी पेड टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश disallowed under section 40A subsection 3 since such cash payment exceeds 10,000। ये बीपी का एक बहुत अच्छा सेक्शन है कि आप अगर किसी को सैलरी पे करते हो और उसको 10,000 से ज्यादा पे करते हो तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है सब, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्शंस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कितना पेमेंट कर रहे थे उनको, ये जो सैलरी है ये आपका सैलरी टू स्टाफ है 15,50,000 का, ठीक है। इसमें से एक पेमेंट आपने किसी को किया 30,000 का, क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, कहां चला गया, ये सैलरी इंक्लूड 30,000 टू ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिसेस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट, ठीक है। तो ये 30,000 पेमेंट जो आपने किया, ये 10,000 से ज्यादा अमाउंट अगर आप किसी को कैश में पे करते हो ना तो वो अमाउंट आपको डिडक्ट करने को नहीं मिलेगा। तो ये सब नेगेटिव थिंग, अगर आपको कोई अमाउंट डिडक्ट करने को नहीं दे रहा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है ना, तो एग्जैक्टली तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने किया तो उसका गलती का फल जो है उसको भुगतना पड़ेगा, और आपको ये 30,000 का पूरा अमाउंट ऐड बैक कर देना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट अमाउंट ज्यादा दिखे। 9,28,224 से ज्यादा और ऐड होके 30,000 हो गया, जहां पर आपका अगर आप कैश में मतलब इसमें करते तो आपको पूरा अलाउड होता, चेक वगैरह में करते, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, लोग डुप्लीकेसी करके लोगों को कुछ भी बता देते कि ये मैं कैश में दिया, प्रूफ नहीं दिखा पाते। बैंक अकाउंट के थ्रू से करोगे, चेक के थ्रू से करोगे तो प्रूफ रहेगा ना, तो इसलिए गवर्नमेंट बोलते कि ठीक है अलाउड है। अगर जब जैसे ही आप कैश में कर देते हो तो कोई अलाउड मतलब कोई प्रूफ नहीं मिलता। इस तरह से क्या करते हैं ना, जबरदस्ती खर्चा बढ़ा के दिखाते हैं और प्रॉफिट कम करते हैं और टैक्स कम पे करते हैं। आई होप आप बैकग्राउंड समझ रहे हो, बैकग्राउंड समझ रहे हो ना सर। अच्छा, और क्या है, अच्छा परचेस ऑफ कार, अमाउंट पेड ऑन परचेस ऑफ कार, ये आप जो गाड़ी खरीद रहे थे, जस्ट लुक हियर, ये जो गाड़ी आप खरीद रहे थे, ये गाड़ी आपका, ये गाड़ी जो आपका है ये ऑफिशियल यूज के लिए, मतलब फार्म का अपना गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी फार्म का अपना गाड़ी है और ये 80,000 का जो कार है आपका, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ सर, 80,000 का जो कार आपने खरीदा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये क्या लग रहा है सर? एक कार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, तो ये कार का पूरा अमाउंट आप बिजनेस का खर्चा कैसे दिखा सकते हो? नॉट अलाउड सर, इसको आप बिजनेस का खर्चा नहीं दिखा सकते। दैट्स वाई ये 80,000 आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो म्यूनिसिपल टैक्स ने आपने पे किया ना, ये जो 3,000 का आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, ये म्यूनिसिपल टैक्स का जो 3,000 अमाउंट है ये तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का है, मतलब ये तो आपका रेसिडेंशियल हाउस का है। तो ये 3,000 का हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स आप आपके बीपी में कैसे खर्चा दिखा सकते हो? ये तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तो दैट्स वाई इसको भी आपको ऐड कर देना चाहिए। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट 3,000 का, वो तो हाउस प्रॉपर्टी का है, यहाँ पर क्यों कर रहे हो? गलत है ना। तो इस तरह से जो चीज आपको ऐड करना, मतलब ये सब खर्चा आपको नहीं शो करना चाहिए था। और भी कुछ है, जैसे कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट। आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी क्लाइंट से किसी भी तरह का वैल्यू लेते हो, ठीक है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशंस में रह के टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 4। आप देख सकते हो यहाँ पर आपने क्लाइंट से लिया सर, यहाँ पर देके रखा था, किधर चला गया, ये सेकेंड पॉइंट में बोला था वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशंस। ये जो वैल्यू आप अपने क्लाइंट से ले रहे हो ना, ये आपको अलाउड नहीं करेगा, और वो भी प्रोफेशंस के टाइम पे वैल्यू ले रहे हो ना, तो ये सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 के तहत ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इसको बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा।
ठीक है, दैट्स वाई ये टोटल इनकम पे ऐड हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये आपका टोटल इनकम पे ऐड हो जाएगा, इसको एक्सपेंस के तौर पे आप नहीं शो कर सकते। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली आपका वैल्यू बढ़ा रहा था बेसिकली, तो ये वैल्यू ऑफ बेनिफिट आपका बिजनेस इनकम को बढ़ा देगा। ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं था, बट ये वैल्यू ऑफ बेनिफिट अगर आप रिसीव करोगे तो जो बेनिफिट को आपको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। ओके, अब लेस अमाउंट क्या क्या है, ये तो एकदम इजी पॉइंट है। लेस अमाउंट बहुत इजीली समझ में आ जाता है, बिकॉज इनकम का है, अलग अलग हेड से आते हैं। जैसे डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी 10,524 का, ये तो अदर सोर्स का है। इनकम फ्रॉम यूटीआई अदर सोर्स का है। वैल्यूएशंस ऑफ आंसर पेपर्स अदर सोर्स का है। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट रेसिडेंशियल फ्लैट हाउस प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, मतलब जो इस हेड में मतलब कैलकुलेशंस नहीं होना चाहिए था, उसको आप क्यों यहाँ पर शो किए, ये सब सारा का सारा इधर क्यों दिखा रहे हो। ये 80,600, ये 15,800, ये 7,600, ये 10,524 सब गलत है। सिर्फ ऑडिट और टैक्सेशन सर्विस जो है और कंसल्टेंसी चार्जेस जो है ये सही है, बाकी चीज तो गलत है, आपको नहीं शो करना चाहिए था। तो अल्टीमेटली आपने वो सारा का सारा चीज लेस कर दिया जो आपको यहाँ पर इनकम में नहीं शो करना चाहिए था। अच्छा, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार जो आपको लेस करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर देखो एक नोट भी बोल के रखा है। जब आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे, अगर उसमें कितना दिन यूज है वो अगर नहीं बोल के रखा है, जैसे हमारे इस क्वेश्चंस में कितना दिन का यूज है इस तरह का कुछ बोला नहीं है। ये जो आपका परचेस ऑफ कार है उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है, अलाउेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार बोला जस्ट 15%। ये नहीं बोला कब खरीदा गया, ये भी नहीं बोला कि कब बेचा गया, ये कुछ भी नहीं बोला गया। रिटन डाउन वैल्यू, करेंट डेट, कुछ भी नहीं बोला गया। तो इस केस में आप डेप्रिसिएशन को या तो होल मानो या तो 50% करके दिखाओ। तो जो मानोगे आपको assumptions में वो लिखना पड़ेगा, बस इतना आप समझ लो। जो भी करोगे आपको assumptions में वो देना पड़ेगा। It has been assumed that the motor car was put to use for more than 180 days during the previous year, hence full depreciation at the rate 15% has been provided for under section 32 subsection 1 clause 2. I will recommend अगर कुछ नहीं given है तो पूरा ही मान के चलना चाहिए। अगर लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं मैं मानूंगा 6 महीने से, तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अल्टरनेटिवली द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय अज्यूमिंग दैट मोटर कार हैज बीन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days एंड अकॉर्डिंगली ओनली 50% ऑफ डिप्रिसिएशन वुड बी अलाउएबल अंडर सेक्शन 32(1) सबसेक्शन 2 के तहत। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस में इसको 100% मान के सॉल्व करेंगे। तो ये डिप्रिसिएशन अमाउंट जो है आप यहाँ पर आराम से शो कर दो, कितने का है। 80,000 का 15% कितना होता है, देखो तो करके। 80,000 का 15% कितना होता है, 12,000 हो रहा है कि? यस, 12,000 हो रहा है। सर आप लोग हो या नहीं हो, कहाँ चले गए सब, आवाज नहीं आ रहा है किसी का। आशीष दादा, ओके। तो 12,000 आपने डिप्रिसिएशन भी लेस कर दिया, बिकॉज वो तो आपको लेस करना ही था। तो अल्टीमेटली 9,20,200 ये आपका अमाउंट आ गया। और कुछ लेस होगा क्या? और कुछ तो लेस होने का नहीं है। ठीक है, अच्छा, अदर सोर्स का डेटा भी एक बार कैलकुलेट कर लो। आपने हाउस प्रॉपर्टी कर दिया था, अदर सोर्स का डेटा क्या देखना है देख लो एक बार। डिविडेंड ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी जो है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में आपका ये डिडक्शंस हो जाते हैं, मतलब एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो ये आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये नील हो जाएगा। इनकम फ्रॉम यूटीआई 1035 में एग्जेम्प्टेड है, इसको भी आप एग्जेम्प्टेड कर दो, ये भी नील हो जाएगा। सिर्फ ऑनरेरियम फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर जो है 15,800 का 800 का, ये आपका टैक्सेबल है। तो दैट्स व्हाई आपका अदर सोर्स वैल्यू सिर्फ 15,800। डिडक्शंस में आपको क्या मिलेगा, आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था, आपको दिखा दो एक बार मैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था और कुछ एक्सपेंडिचर आपने ट्रैवलिंग के किए थे, उसमें देखना है कि कुछ मिलता है कि नहीं है। ये सी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये आपको मिलता है। और यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, ये दोनों आपका 80C में हो जाएगा सर। ये देखो 80C में आपका इन्वेस्टमेंट इन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 10,000 तक आपको आराम से 80C तो 1.5 लाख तक देता है। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, 80D में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज 80D में आप कितना कर रहे थे, 80D में आप ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर। अच्छा देखो, डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंड ऑन हर अमाउंट्स टू 5,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसको नहीं मिलेगा बिकॉज
देखो क्यों, रीजन भी देख लो एक बार फटाफट। प्रीमियम पेड टू इशू इंश्योर द हेल्थ ऑफ ब्रदर इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D and even though he is a dependent since brother is not included in the definition of family, फैमिली के डेफिनेशंस पे मतलब ये इंश्योरेंस फैमिली के लिए होना चाहिए, मतलब वो क्या होना ना सर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए और अपने माँ बाप के लिए होना चाहिए। भाई इधर अलाउड नहीं है फैमिली में, रिलेटिव्स में आ जाते हैं भाई, बट फैमिलीज में नहीं है। तो फैमिलीज में नहीं आते, इसलिए सेक्शन 80D में भाई के लिए इंश्योरेंस जो कोई अगर लिया है तो उसको डिडक्शंस पे नहीं दिया जाएगा। And premium paid to ensure the health of major son is not eligible for deductions even though he is a dependent since payment is made in cash. Mainly reason यहाँ पर क्या है कि मेजर सन प्रीमियम पेड किया गया, उनके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया, इवन दो ही इज अ डिपेंडेंट तो वो चलता, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट क्योंकि ये पेमेंट कैश में किया गया है। अब यहाँ देख सकते हो क्वेश्चंस में आराम से बोल के रखा है कि इन्वेस्टेड अमाउंट ये वाला पेड इन कैश, तो कैश पेमेंट आपको अलाउड नहीं करता है, ठीक है, आपको चेक या फंड ट्रांसफर वगैरह करना पड़ता, तो इसलिए ये दोनों का दोनों अमाउंट आपका नील हो रहा है, ये दोनों का दोनों अमाउंट आपका नील हो रहा है। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली आपका जवाब क्या आ रहा है, पूरा का पूरा नील। तो टोटल चैप्टर 6 में आपको कितना डिडक्शंस मिल रहा है, 10,000। तो आपने जो जो आपको वर्किंग करना था कर लिए, ये 10,000, ये 15,800 अदर सोर्स वाला, ठीक है, थोड़ा बड़ा था इसलिए अलग अलग से कर लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी शो कर सकते थे। बीपी का 920,200 और एचपी का आपका हो गया 57,820, तो आप इधर सबको पुट कर दो, बस क्वेश्चंस कंप्लीट है आपका। जस्ट देखो आप यहाँ पर बस आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू पुट दिस इन दी फर्स्ट एरिया, मतलब बाकी चीज तो वर्किंग्स में था। ये देखो सर, हाउस प्रॉपर्टी में 57,820, बिजनेस में 920,200, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 15,800, तीनों देखने में छोटा है बट इसका वर्किंग आपने देख लिया। ग्रॉस टोटल इनकम, फिर वहां से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से देख लिया आपने, 10,000 का अल्टीमेट वैल्यू निकला है। टोटल इनकम 983,820 से टैक्सेबल हो रहा है ये, तो अप टू 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5% 12,500 हो जाएगा ना सर, करो सर कैलकुलेटर में। 5 लाख से 983,820 में 20% होना चाहिए, तो 96,764, एक बार कैलकुलेट कर लेना प्लीज। तो अल्टीमेटली आपका कितना आ रहा है, 1,09,264, 1,09,264। इस पे आपको क्या लगाना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके ऊपर लगेगा, इस पे लगेगा 4%, हाँ इस पे लगेगा 4371, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी होता है 1,13,635 एंड अल्टीमेटली उसको टैक्स पे करना है 1,13,640 का, 1,13,640, बिकॉज ये राउंड ऑफ हुआ है, ये 635 का नियरेस्ट राउंड ऑफ 10 कितना होता है, 40 होता है, दैट्स व्हाई 640 में जाके आपको क्लोज करना पड़ेगा। बोलो सर क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर सबको? यस सर। বিশাল বল, বুঝতে পারা গেছে কিভাবে কমপ্লিট সাম সলভ করতে হয়? यस सर। ঠিক আছে স্যার মার্জিনাল রিলিফ থাকলে এটা আসবে না? মার্জিনাল রিলিফ থাকলে না, যদি কোশ্চেনে মার্জিনাল রিলিফ যদি এমনি কিছু ক্রাইটেরিয়া অ্যারাইজ হয় তাহলে লেস করব তো? হ্যাঁ, মার্জিনাল রিলিফ থাকলে মার্জিনাল রিলিফ দিতে হবে, ও তো যখন সারচার্জ থাকে তখন মার্জিনাল রিলিফটা থাকে। ওই যে 50 লাখের উপরে, হ্যাঁ, ও তো যখন সারচার্জে চলে যায় তখন মার্জিনাল রিলিফটা দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ওটা খালি মাথায় রাখবি। যখন সারচার্জ কখন ক্যালকুলেট করতে হয় তত জানিস, যদি সারচার্জ ক্যালকুলেট করতে হয় 50 লাখের উপরে যাচ্ছে ইনকাম, তখন তুই ওখানে ট্যাক্স লায়াবিলিটি 50 লাখের উপরে গেলে তখন সারচার্জ লাগে, আর তখন সারচার্জ লাগলে তখন মার্জিনাল রিলিফটাকে ইউজ করে ট্যাক্স লায়াবিলিটিটা ক্যালকুলেট করতে হয়, বাস এইটুকু ডিফারেন্স। ওকে, আমি এরকম আরো অনেকগুলো কোশ্চেন্স ওদেরকে ফরওয়ার্ড করছি, ঠিক আছে, 5-7 খানা কোশ্চেন্স, তোরা বাড়িতে একবার প্র্যাকটিস কর, যেটা ডাউট থাকবে আমি আনসার সমেত দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, যদি তাও কোনো কিছুতে ডাউট থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিবি, ঠিক আছে। क्लियर ना सबको? प्रिया, प्रीति, प्रीतम, ओके ओके ठीक है। मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ ही देर में, आप लोग घर में आज ही एक बार कर लेना कंप्लीट सम्स, तो आपको
और एक चीज मैं बार बार बोलूंगा, आपको कैप्सूल शेयर किया हुआ है, आप एक बार डिडक्शंस ना एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो, दिस इज माय रिक्वेस्ट सर, कि आप डिडक्शंस वाला चैप्टर ना एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूंगा ना, नेक्स्ट दिन आपको मैं वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को एक बार बता दूंगा कि जहां सेट ऑफ कब करना है और क्या रहने से डायरेक्ट सेट ऑफ का सम्स भी पूछता है, तो सेट ऑफ का सम्स भी बता दूंगा और वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैंने आपको बताया ना, उसको भी मैं बता दूंगा वो सेट ऑफ के साथ साथ। तो आई डोंट थिंक और कोई दिक्कत रहेगा। फिर एक सम्स ऐसा भी लेना है, कुछ टोटल सम्स ऐसा भी कर लेंगे जिसमें आपका एडवांस टैक्स टीडीएस वगैरह भी रहेगा, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस अभी वेराइटीज ऑफ थोड़ा सम्स ही प्रैक्टिस करना है समझने के लिए। और एक क्लास में आपको मैं बस वो डेट का एक बार रिवाइज करा दूंगा कि किस दिन क्या रिटर्न ऑफ इनकम का डेट कब है, किस दिन के अंदर देना है नहीं देना है, इसका एक नोट्स मैं आपको कैप्सूल 2 शेयर किया ना, उस पे देखना, कैप्सूल 2 एक दिया मैंने आपको, प्लीज उसको अच्छे से रखना, जरूरत पड़ने से ड्राइव में भेज देना, गूगल ड्राइव में, ताकि वो आपसे आपके फोन से ना हट जाए। वो उसमें ना कैप्सूल 2 में आप देखना, उसमें आपको किस डेट में रिटर्न फाइल करना है उसका एक पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इस ईए सेक्शंस के तहत आपको रिटर्न फाइल करना है, इस डेट के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है, वो थोड़ा आपको याद रखने वाला एक चैप्टर है, उसको एक बार आप गो थ्रू करना। एक डिडक्शन और एक वो आप एक बार करो, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंप्लीट सम्स करने के लिए आपको थोड़ा उसको रिविजन करने का जरूरत है, वो जो डिडक्शंस का चैप्टर और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक बार प्लीज करना, इतना बस करो। बाकी तो आप जैसे सम्स प्रैक्टिस होता जाएगा आपको क्लैरिटी और बढ़ता जाएगा। ओके सर, चलो बाय, टाटा। सर टाटा। टाटा। राखी दादा। बाय 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 सर। बाय सर। बाय।